नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू लर्निंग द प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, तो चैप्टर में क्या है देखते हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। ये 14 जुलाई 1789 की बात है, जब पेरिस के शहर में एकदम भय भय फैला हुआ था। लोग डरे हुए थे। The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. देखो, किंग ने ऑर्डर किया अपने आर्मी पर्सन्स को कि वो सिटी में जाएं और रूमर यानी कि जो अफवाहें फैलने शुरू हो गई कि राजा क्या करेंगे, जल्द ही लोगों के ऊपर फायरिंग का ऑर्डर दे देंगे। किसको? ट्रुप्स को। Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. ठीक है, उन्होंने लगभग 7,000 लोग जिनमें आदमी और औरतें सभी थे, मिलकर के टाउन हॉल के बाहर एक फ़ैसला किया कि वो मिलिशिया बनाएंगे, लोगों का एक मिलिट्री ग्रुप बना देंगे। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। अब वो क्या करते हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग को तोड़ देते हैं और घुस जाते हैं उनके अंदर। किसकी सर्च में? आर्म्स की, यानी कि हथियारों को देखने के लिए कि कहाँ पर छुपा के रखे हैं जो लोगों पे फायरिंग करने वाले हैं। Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition. देखो, अंत में बहुत सारे लोग कहाँ की तरफ चले जाते हैं? ईस्ट यानी कि पूर्वी भाग शहर का जो था वहाँ के लिए चले जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, कहाँ चले जाते हैं? उस फोर्ट्रेस में। फोर्ट्रेस यानी कि किला, जो जहाँ पे वो अक्सर राजा लोगों को प्रिजन भी जेल में भी यानी कि बंद कैद किया करते थे, तो उसका नाम था द बेस्टील। उन्हें लगता था कि वहाँ पे क्या है, उन्हें उम्मीद थी कि वहाँ पे जो सारे हथियार थे वे इकट्ठे करके रखे होंगे। तो इन द armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoners released, though there were only 7 of them. तो इसमें जो आर्म्ड जो फाइट होती है, जो लड़ाई होती है, उसमें क्या होता है, कमांडर जो था बेस्टील का उसे मार दिया गया और जो प्रिजनर थे यानी कैदी थे उन्हें छुड़ा दिया गया। हालांकि कैदी ज़्यादा नहीं थे, लगभग 7 ही थे। Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. जो बेस्टील फोर्ट था उससे लोग नफरत करते थे, क्योंकि ये राजा की तानाशाही का जो था प्रतीक माना जाता था कि राजा मनमर्जी से यहाँ पे लोगों को जेल में कैद करके रख देते थे। द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट एट ऑल टू ऑल दोज हु विश टू कीप अ सोविनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। तो फोर्ट्रेस को क्या कर दिया गया? तोड़ फोड़ दिया गया, डिमोलिश, बर्बाद कर दिया गया पूरी तरह से, और जो टूटे फूटे पत्थर और टुकड़े थे वो मार्केट में बेचे गए उस फोर्ट्रेस के, किले के, ताकि जो लोग भी ये चाहते हैं कि वो इसकी जो बेस्टिल की बर्बादी की निशानी हम अपने पास रखें, वो इसे खरीद सकें। द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर रायोटिंग बोथ इन पेरिस एंड कंट्री साइड। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। क्या होता है कि दंगे होना शुरू हो गए थे, कहाँ पे? पेरिस में और गांव में भी। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग जो थे वो किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे कि जो ब्रेड का प्राइस है, खाने का प्राइस जो है ज़्यादा बढ़ गया था। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम दे सॉ इट एज द बिगिनिंग ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन द फ्रांस। तो बाद में जितने भी हिस्टोरियन हैं उन्होंने इस इवेंट को, ये जो एक पहला जो हादसा होता है वहाँ पे शुरुआत होती है, मानते हैं कि ये बहुत सारे जो आगे आने वाले हादसे थे या जो भी आगे होने वाला था, अलग अलग घटनाएं घटने वाली थी, उनकी शुरुआत का एक छोटा सा नमूना था ये। ठीक है, नाउ देखो, दो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम, हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन। जो ये चेन ऑफ इवेंट शुरू हुआ था, इससे क्या होने वाला था आगे में कि जो राजा थे, फ्रांस के राजा थे, उनकी मृत्यु भी इसी के बाद होनी थी। और हालांकि फ्रांस के जो लोग थे उन्होंने ऐसा कोई अंदाज़ा नहीं लगाया था कि इस तरह का कोई आउटकम या ऐसा कोई नतीजा आएगा। और ये कैसे हो गया, किस तरह से हो गया, ये देखो, फोर्ट ऑफ बेस्टिल जो है किसको, उसको कैसे तोड़ दिया है। ये देखो यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं, बॉम्बिंग वगैरह हो रही है, तो बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है इसको। नाउ फर्स्ट इसका पोर्शन आता है जिसमें फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। समाज था कैसे 18वीं शताब्दी के लेट दौर में, कैसा था फ्रांस का। यहाँ पे पहले हम देखते हैं, ये देखो शुरुआत में हम देखते हैं, यहाँ पे देखो स्मॉल पीजेंट्स हैं। ठीक है, स्मॉल पीजेंट्स दिख रहे हैं। पहले हम ऐसे करेंगे इसको, ये आगे हमारे स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस, लेबर, सर्वेंट, सबसे नीचे तबके के। फिर आता है हमारे पास नाउ
पीजेंट्स एंड आर्टिजन इन्हीं के ऊपर। देन आता है बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स एंड को ऑफिशियल लॉयर्स एक्सेट्रा, ये सारे किसके अंडर आते हैं? थर्ड स्टेट के अंदर आते हैं। तो सेकंड स्टेट किसका है? नोबिलिटी का। फर्स्ट स्टेट किसका है? क्लर्जी का। ठीक है, इस तरह से स्टेट्स में डिवाइडेड थी सोसाइटी। इन 1774 लुई 16 ऑफ द बर्बन family of kings ascended the throne of France. He was 20 years old and married to the Austrian princess Marie Antoinette. देखो 1774 की बात है, लुई 16 जो है तो उनका कॉरोनेशन हो गया, वो फ्रांस के क्राउन पे बैठ गए। ठीक है, वो राजा बन गए। तब उनकी उम्र कितनी थी? 20 साल की थी। और उन्हें शादी किसके साथ की? ऑस्ट्रिया की जो प्रिंसेस यानी राजकुमारी थी, उसका नाम मैरी एंटोइंट था। ठीक है, अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। जैसे उन्हें राजकाज मिला तो उनके पास कुछ नहीं था, खाली राजकोष मिला उन्हें। ठीक है, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। बहुत लंबा समय से जो युद्ध हो रहे थे उससे क्या हो गया था कि जो वहाँ का पैसा था फ्रांस का वो खत्म हो चुका था। एडेड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेलीज। तो नया प्रॉब्लम क्या था कि जो पैलेस का खुद का मेंटेनेंस था, पैलेस में जो खर्चा, राजमहल जो था उसका जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेजेंट होता है, फिजूल खर्ची होती थी जो, उसका भी बोझ राजकोष पे ही था। ठीक है, तो अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। देखो लुई 16 के राज के दौरान ही क्या होता है, अमेरिका में जो युद्ध चल रहा था किसका? स्वतंत्रता का। किससे स्वतंत्रता चाहते थे? अंग्रेजों से। लगभग 13 कॉलोनीज को आज़ादी मिल जाती है, स्वतंत्रता मिल जाती है। कॉमन एनिमी फ्रांस का भी वही है, जो कौन है? ब्रिटेन। उनसे आज़ादी दिलवा दी गई। द वॉर एडेड मोर देन $1 billion लिवरीज टू अ डेट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लिवरीज। तो मतलब जब ये युद्ध हुआ इससे लगभग 1 बिलियन से ज़्यादा लिवरी का एक कर्जा बन जाता है, जो 2 बिलियन लिवरीज से भी बढ़ गया था। लिवर्स बोल सकते हैं इसको हम। तो लिवर्स है क्या? बेसिकली ये है वहाँ की करेंसी, उस समय फ्रांस की करेंसी थी। जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ है तो वहाँ फ्रांस की करेंसी थी ये। लैंडर्स वर हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगैन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। जो कर्जदार हुआ करते थे, जिन्होंने पैसा उधार दे रखा था, उन्होंने लगभग 10% ब्याज लगाना शुरू कर दिया था। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज obliged टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स अलोन। तो फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी, ज़रूरी था उनके लिए कि वो क्या कर लें कि पूरा जो बजट का और इंटरेस्ट का पेमेंट करने में पूरा खर्चा उनको देना पड़ता था। टू मीट its regular expenses such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices or universities, the state was forced to increase taxes. तो ये सारे खर्चे जो हैं पूरे करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था ना। और ऊपर से जो आर्मी थी उसकी भी तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती थी उनको, खर्चा खाने पीने का, और उनको जो सैलरी जाती थी सब कुछ, और सारा दरबार जो था उसके लिए भी खर्चा लगता था। सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सैलरीज देनी पड़ती थी, यूनिवर्सिटीज़ का ख्याल रखना पड़ता था। इस वजह से स्टेट को क्या है, मजबूरन टैक्स बढ़ाने की ज़रूरत पड़ गई, बनाने पड़े। येट इवन दिस मेजर्स वुड नॉट हैव सफाइज्ड। इसके बावजूद भी उनकी कोई भी ज़्यादा खास परेशानी हल नहीं होती है। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट्स। हमने देखी 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। एंड ओनली मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट पेड टैक्सेस। तो थर्ड स्टेट में कौन आता है? ये सब, सिर्फ ये। तो थर्ड स्टेट के ही लोग थे जो क्या करते थे? टैक्स पे करते थे। अब द सोसाइटी ऑफ स्टेट वॉज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडल एजेस। अब ये स्टेट्स का सोसाइटी था कैसा? जैसे फ्यूडल सोसाइटी हुआ करती थी ना मिडल एजेस में, पुराने समय में, मध्यकालीन दुनिया में, वैसा ही था ये। द टर्म ओल्ड रेजिम इज यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। देखो ओल्ड रेजिम का मतलब ये होता था कि जो सोसाइटी 1789 से पहले के दौर की थी उसको ओल्ड रेजिम बोलते थे। अब फिगर 2 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। शोज़ हाउ, ये है हमारी फिगर 2, ठीक है, जो हमने देखी पहले। शोज़ हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट्स इन फ्रेंच सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड। पता चलता है हमें पीजेंट्स मेड अप ऑफ अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। जो पीजेंट्स होते थे, जो ये पीजेंट्स है, ये मिलकर 90% पॉपुलेशन का बनाते थे। ठीक है, हाउएवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड। बहुत ही कम लोग हुआ करते थे उनमें से जिनके पास अपनी ज़मीन होती थी जिस पे वो खेती करते थे। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाय नोबल्स। अब नोबैलिटी सेकेंड स्टेट के लोग थे ना, तो ये 60% ज़मीन इन्हीं के पास हुआ करती थी। द चर्च एंड अदर रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट। ठीक है, और कुछ चर्च के पास होती थी, और थर्ड स्टेट के कुछ रिच लोग होते थे उनके पास भी हुआ करती थी ज़मीन। The member of the first two states, that is the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth. देखो दो स्टेट्स जो हैं, जैसे ये वाली 2 स्टेट्स बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट एंड सेकंड, ये इनको प्रिविलेजेस होती थी, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं होती थी जो वो अक्सर एंजॉय किया करते थे। ठीक है,
नाउ देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस इन द स्टेट टू द स्टेट। देखो, जमीन किसके पास है? नोबल्स के पास है, क्लर्जी के पास है, चर्च के पास है, और ऊपर से कुछ रिच लोगों के पास है, और यही लोग ज़्यादातर क्या हैं, टैक्स ही नहीं पे करते थे। द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस, और इसके बाद जो नोबल्स होते थे उन्हें क्या एंजॉय करते थे वो? फ्यूडल प्रिविलेजेस, यानी कि एक चेन सिस्टम होता था। जैसे एक हो गया, मानो ये है पीजेंट, ठीक है, पीजेंट उसके ऊपर कौन है? एक और ज़मींदार है, उसके ऊपर कौन है? फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, ठीक है। इस तरह से ये क्या करते थे? डिवाइड करते थे ज़मीन को, ये इनको देंगे, ये इनको देंगे, और ये आगे सबलेट आगे करते जाएंगे, और इस तरह से टैक्स इनको वापस मिलता जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंजॉय किया करते थे। दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज, ठीक है, विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। अब मानो यहाँ पे पीजेंट्स हैं, यहाँ पे कोई ज़मींदार है, और यहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड है, और पीजेंट क्या करेंगे? खेती करेंगे, ठीक है। फ्यूडल लॉर्ड जिसको बोलते हैं, पीजेंट खेती करेंगे, इनसे ज़मींदार को खर्चा जाएगा, और यहाँ से फ्यूडल लॉर्ड्स को जाएगा। तो इस तरह से क्या होता था, ये पूरी तरह से काम से तो मुक्त थे, लेकिन सारा जो प्रॉफिट होता था ले जाते थे, ठीक है। नाउ पीजेंट्स वर obliged टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड्स। अब पीजेंट्स को मजबूरन क्या क्या काम करना पड़ता था? और भी सर्विसेज करनी पड़ती थी, और सेवा भी करनी पड़ती थी जो उनके लॉर्ड होते थे, जिनकी ज़मीन को वो खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल करते थे। टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड, और वो उनके घर में भी काम करते थे, खेत में भी काम करते थे। टू सर्व इन द आर्मी, और कभी वो आर्मी में भी सेवा करते थे। और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स, और रोड वगैरह बनाने के लिए जो मजदूरी का काम है वो भी पीजेंट्स ही करते थे, यानी ज़्यादातर काम कौन करता था? पीजेंट्स ही करते थे। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ द टैक्स कॉल्ड टेथीज। तो जो चर्च को टैक्स मिलता था ना, उसको क्या बोलते थे? टिथीज। याद रखने की चीज़ है ये, फ्रॉम द पीजेंट्स लेते थे ये लोग। एंड फाइनली ऑल मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट, ठीक है। थर्ड स्टेट के जितने भी लोग थे सबको टैक्स पे करना होता था स्टेट को। तो नाउ देखो, दीज इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स भी होता था कॉल्ड टेली। तो and a number of the indirect taxes which were levied on articles of everyday consumption like salt or tobacco। देखो, डायरेक्ट टैक्स जैसे होता है ना, डायरेक्ट टैक्स टेलीज होता था, ये गवर्नमेंट को देना पड़ता था, स्टेट को देना पड़ता था, पीजेंट लोगों को और सभी को। और दूसरी तरफ से बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स, यानी जो जैसे आज के टाइम पे जीएसटी है, जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है, वो हम गवर्नमेंट को पे सीधा नहीं जाके करते हैं, हम चीज़ें खरीदते हैं, उसके ऊपर वो टैक्स लगा होता है जो हम देते हैं। इसी तरह से ये भी दिया करते थे, जैसे सॉल्ट पे होता था, टोबैको पे होता था। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वॉज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। तो जितना भी भार है एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का, वो सारा किसके ऊपर होता था? वो होता था थर्ड स्टेट पे ही। थर्ड स्टेट के लोग ही पे करते थे, बाकी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट पे नहीं करते थे। यहाँ पे देखो, एक पोअर फेलो है, ये पोअर फेलो है, और ये एक फ्यूडल लॉर्ड है, जिसको मतलब इनको बोला है फ्लाई, ठीक है। फ्लाई है ये, और ये कौन है? स्पाइडर। ये लोग अक्सर इन सभी पीजेंट्स को परेशान किया करते थे। द स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब संघर्ष किसका था? जीवित रहने का। तो यहाँ पे देखो ना, नोबल मैन इज द स्पाइडर, द पीजेंट द फ्लाई, ठीक है। नोबल मैन स्पाइडर, और पीजेंट जो है फ्लाई है। द मोर द डेविल हैज़ द मोर ही वांट्स। जितना भी ज़्यादा होता था उसके पास, तो नोबल मैन के पास उतना ही ज़्यादा वो और चाहता था। अब संघर्ष शुरू हो जाता है जीवन का। नाउ द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 million in 1715 to 28 million in 1789. This led to a rapid increase in the demand for food grains. देखो, जब पॉपुलेशन 23 मिलियन से 28 मिलियन तक बढ़ जाती है, तो इसका मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा हुई और खाने का खर्चा भी बढ़ा, तो जिसकी वजह से अनाज की भी ज़रूरत बढ़ने लगी थी, उसकी डिमांड बढ़ने लगी। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड, और जो जितनी फसलें होती थी वो पूरी तरह से डिमांड्स को मीट नहीं कर पाती थी, वो डिमांड्स फुलफिल नहीं हो पा रही थी, ठीक है। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी रोज रैपिडली। इस वजह से जब क्वांटिटी कम थी, जब मात्रा कम थी अनाज की, तो उसका क्या है? प्राइस बढ़ गया, ठीक है, बहुत तेज़ी से बढ़ा। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप हुज ओनर फिक्स देयर वेजेस। अब ज़्यादातर लोग जो नौकरी करते थे वर्कशॉप्स में, उनके जो ओनर होते थे, उनकी जो सैलरी होती थी, जो तनख्वाह होती थी, वो फिक्स करके रखी होती थी, वो हर महीने तो भर नहीं रही थी, जबकि जो ब्रेड के प्राइस थे वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे थे। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन द प्राइसेस। और जो उनकी जो सैलरीज होती थी वो पूरी तरह से क्या मैच नहीं कर पा रही थी, या वो खुद उस सैलरी पे खर्चा नहीं निकाल पा रहे थे। सो द गैप बिटवीन द पोर एंड द रिच वाइडन। इस वजह से गरीब और अमीर का जो गैप है वो बढ़ता चला गया, ठीक है। थिंग्स बिकेम वर्स वेन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस्ड द हार्वेस्ट। और भी ख़राब हो जाती हैं चीज़ें जब क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, या फिर कहीं ओले पड़ते हैं, उससे क्या होता है कि अनाज की उत्पत्ति कम हो जाती है। और भी दिस लेड टू अ सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो इससे क्या हो जाता है? सबसिस्टेंस, यानी कि जो
एक ऐसी सिचुएशन तैयार हो जाती है जहाँ पे जो इंसान जीने के लिए भी लाले पड़ जाते हैं, उसकी बेसिक यानी बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती, कमी हो जाती है। समथिंग दैट ऑकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजिम, पुराने समय में ये अक्सर हुआ करता था ऐसा। हाउ अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपेंड, देखो कैसे होता था सब्सिस्टेंस क्राइसिस, यहाँ पे हमें चार्ट के ये डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। ये देखो डिजीज एंड एपिडेमिक होता था, इससे हर तरह से नुकसान होता था और ये चारों तरफ से नुकसान का कारण बन जाती थी। अब देखो बैड हार्वेस्ट होता था, उससे क्या होता था, पोरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड। अब जैसे ही फसल खराब होगी तो गरीब जो है उसे खरीद ही नहीं सकता, उसके बाद उसको क्या हो जाएगा, या फिर प्रॉब्लम्स ये होती थी कि डिजीज़ और एपिडेमिक्स भी फैल जाते थे, जिस वजह से क्या हो जाता था और भी सिचुएशन खराब हो जाती थी। अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस an end to privileges. In the past, peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity. तो पुराने समय में जो peasants होते थे, किसान होते थे और जो मजदूर हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया था, जो विद्रोह होते थे उनमें भाग लिया करते थे वो लोग। किस वजह से भाग लेते थे कि इंक्रीजिंग जो टैक्स होते थे उनके खिलाफ और खाने की कमी को लेकर के जब परेशानियां आती थी तो इस तरह से वो लोग अक्सर विद्रोह में पार्ट लिया करते थे। बट दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। लेकिन प्रॉब्लम ये होती थी, जो भी रिवोल्ट होता था, जो भी विद्रोह हुआ करता था, उसमें उनको पता नहीं होता था करना क्या है, कैसे करना है। एकदम से गुस्साए हुए लोग इकट्ठे होंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे, फिर कहानी खत्म हो जाएगी, इस तरह से दोबारा फिर ऐसा होगा। लेकिन उनको चीज़ों को पूरी तरह से प्लान करके उसको सक्सेसफुल कैसे बनाना है वो नहीं कर पाते थे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे वो। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट्स हु हैड बिकम प्रॉस्पेरियस एंड हैड एक्सेस टू द एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज़। अक्सर देखो अब रिवोल्ट क्या है, कौन करेगा रिवोल्ट, तो अक्सर वही लोग करेंगे जो जिनका थोड़ा बहुत दिमाग चलेगा, है ना। तो अब वो छोड़ दिया गया किसके ऊपर, जो लोग रिच थे थर्ड स्टेट में, जो पढ़े लिखे होते थे, न्यू आइडियाज़ जिनके पास थे, उनके ऊपर छोड़ दिया गया कि अब किस तरह से नए तरीके से क्या काम किया जाएगा। द 18th सेंचुरी विटनेस द एमरजेंस ऑफ द सोशल ग्रुप्स। देखो 18वीं शताब्दी में सोशल ग्रुप्स का एमरजेंस होता है, टर्म्ड मिडिल क्लास। उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, मिडिल क्लास। देखो यहाँ पे रिच हैं, यहाँ पे पुअर हैं, इनके बीच मिडिल क्लास आ जाती है, ठीक है, नई क्लास बन जाती है। Who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of the goods such as woolen and silk textiles that were either exported or bought by the richer member of the society। ऐसा था कि ये क्लास बनी कैसे, ओवरसीज ट्रेड यानी कि समुद्री व्यापार की वजह से ये लोगों ने अपने पैसा कमाया। जो वो कैसे करते थे कि अगर चीज़ें बनती थी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, उनमें से क्या आता था, जैसे वुलन कपड़े होते थे ना, या फिर सिल्क के कपड़े होते थे, उनको बेच के या ख़रीद के यहाँ से ले जाकर बेचते थे तो मुनाफा कमाते थे, और ये बाहर से ला करके यहाँ लोगों को बेचते थे फ्रांस में, तो भी इनको फ़ायदा होता था, ठीक है। इस तरह से ये लोग रिच होते गए। इन एडिशन टू मर्चेंट and manufacturer, the third state included professions such as lawyers और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। अब थर्ड स्टेट में और कौन कौन होते थे, पढ़े लिखे लोग होते थे, तो इनमें प्रोफेशनल लोग भी आए कुछ, ठीक है, जिसमें लॉयर यानी कि वकील लोग होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल जो प्रशासन की व्यवस्था देखने के लिए ऑफिसर्स का नियुक्ति होती थी वो लोग। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव्ड दैट नो ग्रुप इन द सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। ये लोग सब पढ़े लिखे थे, ठीक है, जिनकी बात हो रही है, और ये चाहते थे कि किसी को भी सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए जन्म से ही। जिसका जन्म किसी बड़ी फैमिली में हो गया उसको सुविधा क्यों मिले जबकि वो काबिल ही नहीं है उसके। रादर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट, जबकि उसकी जो पोजीशन है, उसका जो स्थान है समाज में, वो उसकी काबिलियत पे होना चाहिए, ना कि उसके जन्म के बेस पे, ठीक है। तो दीज आइडियाज एनविसेजिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर्स सच एज जॉन लॉक एंड जीन जैक रूसो। तो ये जो आइडियाज़ थे सामाजिक, जो समाज के फ्रीडम के बारे में बात करते थे, इक्वल लॉज के बारे में, और अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि सबको समान अधिकार है, चीज़ों को मौका मिलना चाहिए उनको भी। तो ये फिलोसोफर जैसे लोग थे जिन्होंने ये आइडिया सबके सामने रखे। उनमें से एक थे जॉन लॉक, ठीक है, जॉन लॉक, फिर जीन जैक रूसो, ठीक है। इन हिज टू ट्रिटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट लॉक, ये टू ट्रिटाइज ऑफ गवर्नमेंट जो है लॉक की किताब है, उन्होंने क्या कहा है, सॉट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। तो ये कहते हैं कि जो आप भगवान का दिया हुआ हक मानते हैं या डिवाइन हक मानते हैं कुछ लोगों का, वो गलत है, वो मानने से इनकार कर देते हैं। ऑफ अ मोनार्क, किसी भी राजा का कोई डिवाइन राइट नहीं हो सकता, लॉक का कहना है बुक में, जो उनकी बुक का नाम क्या है, टू ट्रिटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड, यही जो विचार है रूसो आगे ले जाते हैं, प्रोपोजिंग द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। वो कहते हैं कि ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें लोग और उनके चुने हुए लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो, इन द स्पिरिट ऑफ द लॉ। बुक का नाम क्या है, स्पिरिट ऑफ द लॉ, जो उन्होंने लिखी, जिनमें जो
सॉरी, ये है द स्पिरिट ऑफ द लॉ। मोंटेस्क्यू प्रपोज्ड अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। देखो, रूसो ने लॉ का आइडिया फर्दर किया और एक बुक आती है द स्पिरिट ऑफ लॉ, जो किसने लिखी है? मोंटेस्क्यू ने। उन्होंने क्या किया कि जहां उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव, जो गवर्नमेंट के 3 हिस्से हैं, जिसमें आता है लेजिस्लेटिव जो कानून बनाएगा, एग्जीक्यूटिव जो कानून लागू करेगा, और जुडिशरी जो क्या करेगा? न्याय प्रणाली को देखेगा। ये इनका क्या होता है? डिवीजन होना चाहिए। ये पावर को आपस में डिवाइड होना चाहिए कि एक ही इंसान को सारी पावर्स नहीं होनी चाहिए। दिस मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट वॉज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए। यही मॉडल जो है यूएसए में गवर्नमेंट का सामने आता है आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। तो जब 13 कॉलोनीज जो थी, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया ब्रिटेन से, तब उन्होंने यही कानून लागू किया अपने देश में। कहाँ पे? अमेरिका में। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट वॉज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पोलिटिकल थिंकर इन फ्रांस। देखो, जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है और इसकी ये जो गारंटी प्रोवाइड देते हैं, जो किसी भी इंसान के हक के बारे में एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल था पॉलिटिकल थिंकर के लिए। पॉलिटिकल जो जितने भी थिंकर्स थे पॉलिटिकल, उन फ्रांस के, उनके लिए क्या था? ये एक एग्जाम्पल था। ठीक है। द आइडियाज ऑफ दीज philosophers were discussed intensively in saloons and coffee houses and spread among people through books and newspaper। देखो, ये जो फिलोसोफर थे, जो इन्होंने आइडियाज़ दिए थे, तो ये कहाँ पर डिस्कस होने लगे? अब कहाँ बातें होने लगी इनके बारे में? कॉफ़ी हाउसेज में, जहाँ लोग अक्सर कॉफ़ी पीने के लिए इकट्ठे होते थे, या फिर जहाँ पे या किताबों से या न्यूज़पेपर से लोगों तक पहुँचने लगे ये। दीज वर फ्रिक्वेंटली रेड अलाउड इन द ग्रुप फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। देखो, ये जो किताबें थी, ये जो आइडियाज़ थे, जो न्यूज़पेपर या किताबों के थ्रू ज़ोर ज़ोर से पढ़े जाते थे उन लोगों के बीच में जिनको पढ़ना और लिखना नहीं आता था, ताकि उनको समझ में आए क्या बताना चाह रहे हैं। द न्यूज़ दैट लुइस 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू बी एबल to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges। अब ऐसे में जब ये सब विचार चल रहे थे, उसी दौर में लुइस 16 जो राजा थे, उनके द्वारा टैक्स बढ़ाने की बात लोगों तक पहुंच जाती है। क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं वो? कि वो खर्चा स्टेट का पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे लोगों के अंदर बहुत और गुस्सा और विद्रोह की भावना शुरू हो गई, और वो प्रिविलेजेस के खिलाफ बहुत और ज़्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि टैक्स किसको देना है? थर्ड स्टेट को। सेकेंड और फर्स्ट कोई भी नहीं टैक्स देगा। इस वजह से देखो, यहाँ पे एक सोर्स है, ये क्या बता रहा है हमें? अकाउंट ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंसेस इन द ओल्ड रिजिम। जो पुराना जो स्टेट का सिस्टम था फ्रांस में, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं उनके बारे में देखते हैं हम। फर्स्ट वन क्या है? जॉर्जिस डेंटन जो है, हु लेटर बिकेम एक्टिव इन रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स। देखो, क्रांतिकारी जो पॉलिटिक्स थी, वो बाद में उसमें एक्टिव हो जाते हैं। रोट टू अ फ्रेंड इन 1793। उन्होंने अपने एक मित्र को लिखा है 1793 में, लुकिंग बैक अपॉन द टाइम व्हेन ही हैड जस्ट कंप्लीटेड हिज स्टडीज। वो अपने उस समय के याद करते हुए बोलते हैं कि जब उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट करी थी। आई वॉज एजुकेटेड इन द रेजिडेंशियल कॉलेज ऑफ प्लेसेस। मैं कहाँ पे, मुझे पढ़ाई कहाँ मिली थी? रेजिडेंशियल कॉलेज था, जहाँ पे रहने की सुविधा भी हुआ करती थी। नाम था कॉलेज का प्लेसेस। देयर आई वॉज इन द कंपनी ऑफ इंपॉर्टेंट मैन। वहाँ पे मेरी कुछ संगत किन लोगों के साथ थी? जो बहुत ही खास लोग हुआ करते थे। वंस माई स्टडीज एंडेड, जैसे ही मेरी पढ़ाई खत्म हो जाती है, आई वॉज लेफ्ट विद नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं था। आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ पोस्ट। अब खोज कर रहा था किसी एक पोस्ट की जहाँ पे मैं काम करूँ। इट वॉज इम्पॉसिबल टू फाइंड वन एट द लॉ कोर्ट इन पेरिस। ये नामुमकिन था कि मैं वहाँ पे कोई भी मुझे जगह मिल जाए। कहाँ? पेरिस के कोर्ट में। क्यों? द चॉइस ऑफ अ करियर इन द आर्मी वॉज नॉट ओपन टू मी। मैं आर्मी में नहीं जा सकता था। एज आई वॉज नॉट अ नोबल बाई बर्थ, क्योंकि मेरा जन्म किसी भी नोबल परिवार में हुआ नहीं था, मैं नोबल था ही नहीं। नॉर डिड आई हैव अ पेट्रन, और ना ही मुझे कोई प्रोत्साहित करने वाला था या कोई मेरा साथ देने वाला था। ठीक है। तो द चर्च टू कुड नॉट ऑफर मी ए रिफ्यूज, और चर्च भी मुझे जगह नहीं दे सकता था। क्यों? आई कुड नॉट बाय एन ऑफिस एज आई डिड नॉट पोजेस अ सू। तो मैं ऑफिस भी नहीं खरीद सकता था, क्योंकि मेरे पास कुछ पैसा भी नहीं था। माई ओल्ड फ्रेंड्स टर्न देयर बैक्स टू मी। मेरे जो पुराने दोस्त थे, उन्होंने भी मेरी तरफ पीठ मोड़ ली। द सिस्टम हैड प्रोवाइडेड अस विद एन एजुकेशन विदाउट हाउएवर ऑफरिंग अ फील्ड वेयर आवर टैलेंट्स कुड बी यूटिलाइज्ड। तो सिस्टम कैसा था? जहाँ पे एजुकेशन तो मिलती थी लोगों को, लेकिन उसके बाद अपने जो टैलेंट है, अपनी काबिलियत है, उसे साबित करने के लिए मौका ही नहीं मिलता था। क्यों? पढ़ाई करने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता था। एन इंग्लिश मैन अर्थर यंग, दूसरा है ये सोर्स, वो एक इंग्लिश इंसान है जिनका नाम अर्थर यंग है, ट्रेवल्ड थ्रू फ्रांस ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम 1787 टू 1789। ये वो दौर है जब रेवोल्यूशन का समय चल रहा है फ्रांस में। एंड रोड डिटेल डिस्क्रिप्शन, और बहुत ही डिटेल उन्होंने बताया हुआ है अपनी यात्रा के बारे में।
ऑफ हिज जर्नीज ही ऑफन कमेंटेड ऑन वॉट ही सॉ, वो अक्सर कमेंट करते थे जो भी वो देखते थे। ही हु डिसाइड्स टू बी सर्व्ड एंड वेटेड अपॉन बाय स्लेव्स, वो इंसान जो ये निर्णय लेता है कि उसका उसका जो गुलाम है उसका इंतज़ार करे। इल ट्रीटेड स्लेव्स एट दैट, और उन गुलामों के साथ बुरा बर्ताव करता है। मस्ट बी फुली अवेयर, उसे पूरी तरह से ये पता होना चाहिए दैट बाय डूइंग सो ही इज़ प्लेसिंग हिज प्रॉपर्टी एंड हिज लाइफ इन अ सिचुएशन विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ही वुड बी इन। देखो, अगर कोई किसी के साथ बुरा बर्ताव करता है ना, तो वो इस बारे में पूरी तरह से उसे अवेयर होना चाहिए, जानकार होना चाहिए कि वो खुद को ऐसी सिचुएशन में और अपनी प्रॉपर्टी को ऐसी सिचुएशन में डाल रहा है जो बहुत अलग है, जिसमें उसको होना चाहिए था उससे। कैसे? हैड ही चोजन द सर्विस ऑफ द फ्री एंड वेल ट्रीटेड मैन, अगर वो ऐसे लोगों से सेवा लेता जो फ्री हैं, आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं और उनके साथ अच्छे से बर्ताव करता। लेकिन एंड ही हु चूजेस टू डाइन टू द accompaniment of his victims' groans should not complain if during a riot his daughter gets kidnapped or his son's throat is slit। तो अगर उसने खराब काम किया है, ठीक है, और वो खाना उन्हीं लोगों के बीच खाने को चुनता है उनकी कंपनी में जो उसी के द्वारा पीड़ित हैं और करा रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो इन ऐसे में उसे इस चीज़ पे कंप्लेन नहीं करना चाहिए। उसे ये शिकायत करने का हक ही नहीं है कि उसकी अगर कोई दंगा हो जाता है तो उसकी बेटी किडनैप हो जाती है या फिर उसका बेटा जो है उसका गला काट दिया जाए, क्योंकि अगर आप बुरा बर्ताव करते हो तो बदले में कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जिसको तड़पाया है वो भी कुछ ना कुछ आपको रिएक्शन करके बताएगा। ठीक है, नाउ देखो द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का आउटब्रेक कैसे हो जाता है? लुइस 16 had to increase taxes for reason you have learned in the previous section। देखो, हमने रीज़न पढ़े कि क्यों लुइस 16 को टैक्स बढ़ाने थे। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस? आपके हिसाब से उसको कैसे करना चाहिए था ये सब जो भी टैक्स इंक्रीज करने थे। फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजीम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। देखो, पुराने रिजीम के हिसाब से फ्रांस में मोनार्क जो होते थे, राजा जो होते थे, वो खुद से टैक्स कोई भी लगा नहीं सकते थे लोगों के ऊपर, क्योंकि रादर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द स्टेट्स जनरल विच वुड देन पास हिज प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस। तो उसे क्या करना चाहिए होता था कि वो एक मीटिंग बुलाता था और सारे स्टेट जनरल होते थे, उनको बुला के उनसे प्रपोजल को पास करा के फिर न्यू टैक्सेस लागू करे जाते थे। द स्टेट जनरल वॉज अ पोलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट्स सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव। स्टेट जनरल क्या हुआ करता था? जैसे पार्लियामेंट होता है हमारा, ठीक है, यहाँ पे तीनों जो स्टेट्स होते थे अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे, जो उनके चुने हुए लोग होते थे, वो भेजते थे। हाउ एवर द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ दिस बॉडी। हालांकि जो मीटिंग को बुलाना है वो डिसीजन किसका होता था? वो सिर्फ मोनार्क का ही होता था। द लास्ट टाइम इट वॉज डन वॉज इन 1614। ये इससे पहले कब हुआ था? 1614 में, यानी कि 1789 में ये 87-89 के बीच की बात हो रही है। तो तब तक कोई मीटिंग ही नहीं हुई थी। 100 साल से कहीं ज़्यादा हो चुके थे, 150 साल लगभग हो चुके थे। ऑन 5 May 1789 Louis 16 called together an assembly of the states general to pass proposal for new taxes। अब 5 मई 1789 में लुइस जो है 16 क्या करते हैं? असेंबली बुलाते हैं स्टेट जनरल की, जो नए टैक्सेस का प्रपोजल लेकर के, ठीक है, ये उनसे पास करवाने के लिए। स्प्लेंडेंट हॉल इन द वर्सलीज वॉज प्रीपेयर्ड टू होस्ट द डेलीगेट्स। एक बहुत ही आलीशान और शानदार जो है रोशनी से भरा हुआ हॉल वर्सलीज में जो है तैयार किया जाता है, जहाँ पे उन डेलीगेट्स को बिठाना है, मेंबर्स को बिठाना है। द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच। जो पहली और दूसरी स्टेट है, अब बात हो रही है पहली स्टेट के 300 मेंबर आ गए, दूसरी स्टेट के भी 300 मेंबर आ गए, ठीक है। नाउ यहाँ पे हु वर सीटेड इन रो फेसिंग ईच अदर, और वो बैठते कैसे हैं? अब वो दो स्टेट्स बैठती कैसे हैं? मानो ये हैं फर्स्ट स्टेट, इधर से सेकंड स्टेट, ये एक दूसरे के ऑपोजिट बैठ जाते हैं, ठीक है, ऐसे करके। नाउ देखो, while the 600 members of third state had to stand at the back। अब थर्ड स्टेट के कितने लोग हैं? 600 लोग हैं, ठीक है, थर्ड स्टेट के 600 लोग हैं, और इनको कहाँ बैठना है? अगर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट ऐसे एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो इनके पीछे खड़े रहेंगे, ये कुछ यहाँ खड़े रहेंगे, कुछ यहाँ खड़े रहेंगे, इस तरह से, ठीक है। तो अब क्या है? द थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाई इट्स मोर प्रॉस्पेरियस एंड एजुकेटेड मेंबर। हालांकि जो थर्ड स्टेट होती थी उसमें बहुत ही रिच लोग होते थे और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी हुआ करते थे जो इनको रिप्रेजेंट करते थे। पीजेंट, आर्टिजन एंड वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। जो पीजेंट्स होते थे, किसान होते थे, कारीगर होते थे, जो औरतें होती थी, वो असेंबली में एंट्री नहीं ले सकते थे, उनको मना था। हाउएवर देयर ग्रीवेंसेस एंड डिमांड्स वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर्स। हालांकि उनकी जो डिमांड्स होती थी औरतों की, पीजेंट्स की, आर्टिजन्स वगैरह की, इन सब लोगों की डिमांड्स लगभग 40
44,000 लेटर के साथ ये लोग लेके आए होते थे अपने साथ, विच द रिप्रेजेंटेटिव हैड ब्रॉट विद देम, अपने साथ लेके आते थे ये। वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट। देखो, दिस टाइम टू लुईस 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। अब पुराने समय में कैसा होता था कि जैसे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट हैं, इनके कितने कितने 300 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो इनका क्या हो गया, इनके जो हैं कितने वोट होंगे, 1 वोट और 2 वोट। अब थर्ड स्टेट के 600 मेंबर्स हैं, थर्ड स्टेट के 600 मेंबर्स हैं और इनका 1 ही वोट होगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। और लुईस 16 अभी भी सेम चाहता था। बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल। लेकिन थर्ड असेंबली के लोगों ने, स्टेट के लोगों ने अभी डिमांड की कि सबको वोट करना है, 1-1 वोट सबके लिए है। तो अगर वो वोट करते तो इसका मतलब इक्वल हो जाते ना वो सारे, है ना। 600 ऊपर 2 स्टेट के और 600 थर्ड स्टेट के सिंगल हैं वो, ठीक है। तो वेयर ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट, जहाँ पे हर एक इंसान को क्या होगा, 1 वोट करने का हक होगा। यहाँ पे पूरी स्टेट की तरफ से 1 वोट नहीं जाएगा, यहाँ पे हर एक मेंबर को 1-1 वोट करने का हक चाहिए, ठीक है। दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर्स लाइक रूसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये एक प्रजातांत्रिक जो तरीका था, ठीक है, लोकतांत्रिक तरीका था जो फिलोसोफर जैसे कि रूसो ने अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखे थे। व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन द प्रोटेस्ट। तो जब किंग ने ये प्रपोजल कि हर एक इंसान को वोट करने का हक है रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, तो थर्ड स्टेट के जितने लोग थे वो सब असेंबली से बाहर निकल के धरने पे बैठ गए, यानी कि विरोध करने लगे। The representative of the third state viewed themselves as spokesperson for the whole। अब देखो, जो थर्ड स्टेट के जितने भी नुमाइंदे थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो खुद को क्या देखते थे कि वो स्पोक्स पर्सन हैं, यानी कि वो दूसरों के लिए बोलने वाले हैं, पूरी फ्रेंच नेशन के लिए बात करने वाले मानते थे खुद को। ऑन 20 जून दे असेंबल इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सलीज। अब ग्राउंड कहाँ पे है, वर्सलीज का ग्राउंड है, इंडोर टेनिस कोर्ट है वहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे वो इकट्ठे हो जाते हैं 20 जून को थर्ड स्टेट वाले लोग। दे डिक्लेयर देमसेल्व्स एज नेशनल असेंबली, और खुद को वो एक नेशनल असेंबली का नाम दे देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये असेंबली बाद में, ठीक है। तो एंड स्वोर not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the power of the monarch। और उन्होंने कसम खाया कि वो वहाँ से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का मसौदा तैयार नहीं करते, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते फ्रांस के लिए, जो कि मोनार्क यानी राजा की पावर्स को एक सीमित करेगा, ठीक है। तो दे वर लेड बाय मिराबियू एंड एबी सेई। तो ये 2 लोग थे, उनके लीडर थे, ठीक है, जो ये नेशनल असेंबली के लोग थे, ठीक है, इनके लीडर ये थे। अब मिराबियू was born in noble family but was convinced of the need to do away with the society of feudal privilege। हालांकि जो मिराबियू थे वो एक नोबल परिवार के ही थे, लेकिन वो ये चीज़ मानते थे कि जो समाज है उसमें जो फ्यूडल सिस्टम है, यानी कि जो पुरानी प्रणाली चलती आ रही है चेन सिस्टम से, वो ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है। अब ही ब्रॉट आउट अ जर्नल and delivered powerful speeches to the crowds assembled in at Versailles। उन्होंने एक जर्नल लिखा, सामने लाया और लोगों को बहुत ही अच्छी स्पीचेस दी, यानी कि बहुत अच्छा बोल के जो लोग वहाँ थे उनको संबोधित किया, ठीक है। अब देखो द टेनिस कोर्ट ओथ, यहाँ पे ये लोग ओथ ले रहे हैं, टेनिस कोर्ट की ओथ है ये। नाउ एबी सीज ओरिजिनली अ प्रीस्ट, वो एक प्रीस्ट थे, यानी क्लर्जी ग्रुप को बिलोंग करते थे, ये दोनों ही बड़े ऊंचे परिवारों से थे। रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड स्टेट। तो उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा कि वो थर्ड स्टेट है क्या, ठीक है। वाइल द नेशनल असेंबली वाज बिजी एट वर्सलीज ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, द रेस्ट ऑफ द फ्रांस सीज्ड विद टर्मोइल। जब नेशनल असेंबली व्यस्त थी वर्सलीज में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, पूरा फ्रांस उस टाइम गुस्से में, आक्रोश में उथल पुथल मची हुई थी वहाँ पे, ठीक है। अ सिवियर विंटर हैड मेंट अ बैड हार्वेस्ट। एक खराब सर्दी का मतलब ये था कि खराब उपज होगी उस समय, जो फसल होगी वो भी खराब होगी। द प्राइस ऑफ द ब्रेड रोज, अब जो ब्रेड है उसका जो है कीमत बढ़ चुकी थी। ऑफन बेक्ड बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज। और इस स्थिति का फायदा कौन उठाते थे, बेकर्स उठाते थे, और वो क्या करते थे, इकट्ठी कर देते थे पूरी सप्लाईज को, है ना। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, तो क्राउड ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स। तो बहुत लंबे समय तक बहुत लंबी लाइन्स में औरतें जब खड़ी रहती थी, और वो पूरा ग्रुप जितना था, क्राउड जितनी भी भीड़ वहाँ पे औरतों की थी, वो एकदम टूट पड़ी किसके ऊपर, शॉप के ऊपर। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रुप्स टू मूव इनटू पेरिस। उसी समय राजा ने जो अपने ट्रुप्स थे उनको ऑर्डर कर दिया
कहाँ के लिए, पेरिस में जाने के लिए, जो अपने मिलिट्री वाले थे। ऑन 14 जुलाई द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टील। और उस समय जैसे लोगों को भनक लगती है कि ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, बेस्टील जो उनका फोर्ट हुआ करता था, किला हुआ करता था, उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इन द कंट्री साइड रूमर स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड ऑफ द मैनर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स हु वर इन ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स। तो कंट्री साइड यानी गांव वाले एरिया में ये अफवाह फैल गई कि एक गांव से दूसरे गांव में कौन जा रहा है। लॉर्ड्स हुआ करते थे जो, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कुछ गुंडों को यानी ब्रिगेंड्स जो गुंडे डाकू जो थे उनको हायर किया यानी किराए पे खरीदा है, ताकि वो क्या कर सकें, उनकी जो पकी हुई फसलों को बर्बाद कर सकें। कॉट इन अ फ्रेंजी ऑफ फेयर, डर के वजह से पीजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स, गुस्से में और डर में जो बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट में किसान थे, सीज्ड होज एंड पिच फोक्स एंड अटैक्ड टिटक्स। अब उन्होंने क्या किया, अपनी जो कुदाल होते थे, जो भी उनके पास एक नुकीले नुकीले पंचदार जो भी वो खेती में इस्तेमाल करते थे चीज़ें, वो पकड़ करके उन्होंने चिटॉक्स यानी कि एक जहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स रहा करते थे उनको चिटॉक्स बोलते थे, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने अटैक कर दिया। दे लूटेड होर्डेड ग्रीन्स एंड बर्न्ट डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मेमोरियल ड्यूज। अब उन्होंने क्या किया, जितने भी फसलें वहाँ पे इकट्ठी करी थी उन लोगों ने, ठीक है, फसलें इकट्ठी होती थी ना, अनाज इकट्ठा करके रखते थे वो लोग, तो वो वहाँ से उन्होंने लूटा और जितने भी कागज़ होते थे उन फ्यूडल लॉर्ड्स के पास वो सारे जला दिए गए, ठीक है, ताकि जो जितना भी मेमोरियल जो ड्यूज थे, जितने भी उनका बकाया था, वो सारा, अब रिकॉर्ड खत्म हो जाएंगे तो कैसे पता चलेगा किसका क्या है। लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स। अब जो नोबल्स थे वो अपने अपने घरों से भाग गए जब डर लग गया उनको कि किसान अब छोड़ेंगे नहीं। मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू द नेबरिंग कंट्रीज। बहुत सारे लोग जो हैं दूसरे देश में चले गए पलायन करके। Faced with the power of his revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now on be checked by the Constitution. तो जब इतने बड़े लेवल पे क्या हो गया, विरोध हो गया अपने ही लोगों से। सब्जेक्ट्स कौन होते हैं, जो आप के जिनके ऊपर वो रूल कर रहे थे, ठीक है। अब उन्होंने लुईस 16 ने फाइनली ये फैसला कर लिया, मान लिया, नेशनल असेंबली की जितने भी प्रिंसिपल थे, जितने भी उनके नियम थे, सारे मान लिए कि जो राजा की है उनकी पावर को कॉन्स्टिट्यूशन चेक करेगा, उसके ऊपर नज़र रखेगा। ऑन द नाइट ऑफ द 4 August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligations and taxes. तो 4 अगस्त 1789 में क्या हो जाता है कि असेंबली ने एक डिक्री पास कर दी, एक डॉक्यूमेंट ऑर्डर पास कर दिया, जिसमें फ्यूडल सोसाइटी जो है और उसके ऑब्लिगेशन टैक्सेस के हैं उनको एबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। जैसे थर्ड स्टेट को ही टैक्स पे करने पड़ते थे, वो सब सिस्टम खत्म कर दिया गया। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। और क्लर्जी मेंबर जो थे, क्लर्जी क्लास को बिलोंग करते थे, फर्स्ट क्लास जो थी, फर्स्ट स्टेट, उनको भी उनकी जो सुविधाएं हैं, जो बिना बात की सुविधाएं उनको मिली हुई हैं, उनको छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। टेथेस वर एबॉलिश्ड एंड लैंड ओन्ड बाय द चर्चेज वर कॉन्फिस्केटेड। अब टेथेस जो थे, टैक्सेस हुआ करते थे, उनको खारिज कर दिया गया और चर्चेज से ज़मीन को छीन लिया गया। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एट लीस्ट 2 बिलियन लिवरीज। तो इससे गवर्नमेंट के पास बहुत सारा जो एसेट है वो आ जाता है, जिसकी लगभग कितना था वो 2 बिलियन लिवर्स, ठीक है। द फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब देखो, 4 अगस्त 1789 में ऐसा हो जाता है कि फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है, जैसे ही राजा ने कॉन्स्टिट्यूशन को रिकॉग्निशन दे दी, ठीक है। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। पूरा ड्राफ्ट यानी कि पूरा जो मसौदा तैयार करना था उन्होंने, उसको कंप्लीट करते करते 1791 तक का समय लग गया। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वॉज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। सबसे बड़ा जो मोटिव था, मुद्दा था कि जो राजा है उसकी पावर्स हैं बिना बात की, उसको थोड़ा नियंत्रित करना था। दीज पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ पर्सन, ये जो जितनी भी पावर थी एक इंसान के हाथ में ना हो करके, वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइंड इन टू द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। अब ये अलग अलग कर दी गई थी, थोड़ी थोड़ी डिवाइड करके कि कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा, अलग अलग इंस्टीट्यूशन को दे दी। जैसे द लेजिस्लेचर जो कानून बनाएगा, एग्जीक्यूटिव जो कानून को लागू करेगा, और जुडिशरी जो न्याय का कार्य करेगी, ठीक है, इनमें डिवाइड कर दिया गया। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इस तरह से राजा का रूल रहा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राजा रूल करेगा। अब फिगर 7 एक्सप्लेन्स हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्कड। अब ये फिगर है हमारे पास 7, ठीक है, ये बता रही है हमें कि कैसे पॉलिटिकल सिस्टम काम करता था। पैसिव सिटीजन्स में कौन कौन आते थे, इनके पास कोई राइट नहीं होते थे, ठीक है, वोट करने के। 3 मिलियन और आदमी होते थे, औरतें होती थी, बच्चे होते थे, यूथ बिलो 25 सारे,
ठीक है। अब एक्टिव सिटीजन लगभग 4 मिलियन होते थे, ये 28 मिलियन पॉपुलेशन में से एक्टिव सिटीजन सिर्फ 4 मिलियन थे। और ये क्या करते थे, सिटीजन्स किसको वोट करते थे, इलेक्टर्स चुनते थे। तो लगभग 50,000 इलेक्टर्स होते थे। फिर वो इलेक्टर्स आगे किसको चुनते थे, नेशनल असेंबली को चुनते थे, जिसमें 747 मेंबर होते थे। ठीक है, तो ये लेजिस्लेचर का काम करते थे, कानून बनाते थे। अब इनका कंट्रोल इन पे होता था, किंग के ऊपर। ठीक है, और ये मिनिस्टर्स को भी कंट्रोल करते थे। ठीक है, अब किंग जो है वीटो करने का पावर रखता था। उसके साथ जो एक्टिव सिटीजन है वो किसको चुन रहे हैं, जजेस को भी चुन रहे हैं। ठीक है, जो जुडिशरी भी कार्य करेगी, इस तरह से ये कार्य हुआ करता था। नाउ हम आगे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन 1791 वेस्टेड द पावर्स टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। अब कानून कौन बनाएगा, नेशनल असेंबली, क्योंकि लेजिस्लेशन उन्हीं के पास है, विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जिसको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता था, क्योंकि इलेक्टर्स होते थे लोगों के द्वारा, एक्टिव सिटीजन के द्वारा, फिर उनके आगे नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चुना जाता था। दैट इज सिटीजन वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स। ठीक है, हु इन टर्न चूज द असेंबली, नॉट ऑल सिटीजन्स, सारे से शहरी नागरिक इसमें पार्ट नहीं लेते थे। हाउएवर हैड द राइट टू वोट, उन्हें कोई हक नहीं था। ओनली मैन अबाउ 25 ईयर्स ऑफ द एज हु पे टैक्सेस, जो लोग टैक्स पे करते थे और 25 साल से ऊपर के होते थे, और कितना टैक्स पे करते थे, एटलीस्ट 3 days ऑफ द लेबर वेज वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन। अगर वो अपने 3 दिन की जो लेबर वेज होती थी उनकी, वो मतलब उतना टैक्स पे करते थे, वो उतना टैक्स पे कर देते थे, तो ऐसे लोगों को एक्टिव सिटीजन मानते थे और उन्हें वोट करने का हक था। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन। बाकी वालों को क्या बोलते थे, वो पैसिव सिटीजन बोलते थे, क्योंकि वो एक्टिव नहीं होते थे। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली। देखो, एक इलेक्टर के तौर पे क्वालिफाई करना, और उसके बाद एक मेंबर के तौर पे भी क्या करना होता था, क्वालिफाई करना नेशनल असेंबली के लिए। उसके पास क्या होना चाहिए था, उसके पास हाईएस्ट ब्रैकेट, यानी कि हाईएस्ट क्लास को बिलोंग करना चाहिए होता था वो, क्योंकि उसका टैक्स पेइंग उतना होता था। अगर वो टैक्स पे कर रहा है तभी वो क्या करेगा, नेशनल असेंबली में पार्ट लेगा। ठीक है, नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विथ अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। देखो, ये राइट्स हैं। ठीक है, अगर बुक में अच्छे से दिया हो क्लियर तो आप अच्छे से उसे देख सकते हैं, और हालांकि ये यहाँ पे भी मेंशन है सारे। ठीक है, तो ये राइट सच एज द राइट टू लाइफ, जीवन का जो हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की जो स्वतंत्रता होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, और अपना विचार रखने की जो स्वतंत्रता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और कानून के समक्ष सभी लोग बराबर रहें, वर एस्टैब्लिश एज नेचुरल एंड इनएलिएबल राइट्स। इन राइट्स को क्या माना गया, ये नेचुरल हैं, ये होने ही चाहिए, और इनको आप किसी से छीन नहीं सकते। दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बींग, और ये हर इंसान के थे। ठीक है, बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, ये हर इंसान को जन्म से मिले हुए हैं और कोई भी इनसे छीन नहीं सकता। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट। तो ये कहा गया कि ये स्टेट का यानी गवर्नमेंट का ड्यूटी है, फ़र्ज़ है कि उन्हें उनको सुरक्षित करना है, पूरे नागरिक के ये राइट को सुरक्षित करना। अब देखो यहाँ पे अगर हम पढ़े थोड़ा सा ये कि द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन क्या थे। बेसिकली मैन वर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। ठीक है, पहला कि सब लोग फ्री जन्म लिया है उन्होंने, स्वतंत्र है वो जन्म से, और वो हक पूरे उनको मिलने चाहिए। द एम ऑफ एवरी पोलिटिकल एसोसिएशन इज द preservation of the natural and the inalienable right of the man. These are liberty, property, security and resistance to the oppression. ठीक है, ये जो राइट हैं, ठीक है, ये 3 तरह के राइट, इनको आप छीन नहीं सकते, और इनकी सुरक्षा करना भी स्टेट का दायित्व है, पूरा फर्ज है स्टेट का। द सोर्स ऑफ ऑल सॉवरेंटी रिजाइड्स इन द नेशन। जितना भी संप्रभुता, सॉवरेंटी होती है कि आपके ऊपर कोई भी राज नहीं करेगा। ठीक है, ये किसके बीच में, किसके अंदर है, ये नेशन, ये पूरे देश का है ये। नो ग्रुप और इंडिविजुअल में एक्सरसाइज अथॉरिटी, कोई भी ग्रुप या कोई भी एक इंसान जो है कोई भी अथॉरिटी यानी कि अधिकार नहीं जमा सकता। दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल, जो लोगों से होकर नहीं आता, उस चीज़ पे कोई भी एक इंसान अथॉरिटी नहीं बता सकता। ये सब लोगों का बराबर का हक है। ठीक है, लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू वॉट एवर इज नॉट इंजूरियस टू अदर। लिबर्टी यानी कि लिबर्टी का मतलब है आपको स्वतंत्रता मिली हुई है, फ्रीडम मिली हुई है। तो वो क्या है, बेसिकली जो आप वो सब कर सकते हैं जो किसी को, दूसरे को हानि ना पहुंचाते हुए आपकी इच्छाओं को पूर्ति करने में सहायक है। ठीक है, द लॉ हैज़ द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शन दैट आर इंजूरियस टू द सोसाइटी। कानून को सिर्फ ये हक है कि वो ऐसे एक्शंस को रोके जो समाज के लिए हानिकारक हैं। लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल। लॉ क्या है, जनरल विल का एक एक्सप्रेशन है, जनरल विल को बताता है। ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन। हर एक नागरिक को कानून बनाने में अपना जो पार्टिसिपेशन है देने का पूरा अधिकार है, पर्सनली और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। वो खुद भी दे सकते हैं या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी दे सकते हैं। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर इट। सारे नागरिक
बराबर हैं कानून के सामने। नो मैन मे बी एक्यूज्ड, अरेस्टेड और डिटेन्ड एक्सेप्ट इन केसेस डिटरमाइंड बाय द लॉ। कोई भी इंसान के ऊपर हम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, उसे अरेस्ट नहीं कर सकते या फिर उसे नज़रबंद नहीं कर सकते बिना किसी ऐसे केस के जो कि हमें कानून बताता है, यानी कानून के हिसाब से ही हमें कार्य करना है। अब देखो, एवरी सिटीजन में स्पीक, राइट एंड प्रिंट फ्रीली, ही मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एब्यूज ऑफ सच लिबर्टी इन केसेस डिटरमाइंड बाय द लॉ। देखो, हर इंसान को बोलने का, लिखने का और प्रिंट करने का पूरी तरह से स्वतंत्रता है, आज़ाद है वो, ठीक है, लेकिन उसे पूरी जिम्मेदारी खुद पे लेनी पड़ेगी कि जो उसे लिबर्टी मिली है वो कहीं उसे गलत इस्तेमाल ना करे। ये जिम्मेदारी खुद की है किसी नागरिक की। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्स एंड फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन अ कॉमन टैक्स इज इंडिस्पेंसिबल। ठीक है, क्या है कि जो पब्लिक फोर्स का मेंटेनेंस है और जो एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेशन का, जहाँ कॉमनली जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वहीं से कंप्लीट होएगी। ठीक है, इट मस्ट बी असेस्ड इक्वली ऑन ऑल सिटीजन्स इन प्रोपोर्शन टू देयर मीन्स। तो ये जो टैक्स हम पब्लिक मेंटेनेंस का, फोर्स का मेंटेनेंस का हम जो भी टैक्स लेते हैं, तो ये हर एक इंसान से लिया जाना चाहिए अकॉर्डिंगली कि जैसी उनकी इनकम है, इनकम के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, सिंस प्रॉपर्टी इज अ सेक्रेड एंड इनवायलेबल राइट, नो वन मे बी डिप्राइव्ड ऑफ इट। देखो, प्रॉपर्टी रखने का हक सबको है और इससे किसी को भी वंचित नहीं किया जाना चाहिए अनलेस अ लीगली एस्टैब्लिश पब्लिक नेसेसिटी रिक्वायर्स इट, जब तक कि कानूनी तौर से वो ज़रूरी ना हो। इन दैट केस अ जस्ट कंपनसेशन मस्ट बी गिवन इन एडवांस। तो अगर आपको स्टेट को कुछ चाहिए भी प्रॉपर्टी यानी, तो फिर एक कंपनसेशन, एक उनको कुछ ना कुछ मुआवजा तो दो, उनको कुछ ना कुछ तो दो, ताकि वो उनकी प्रॉपर्टी का उन्हें एक सुरक्षा का एहसास हो। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये है सोर्स भी। ये क्या कहता है? द रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट जीन पॉल मारथ कमेंटेड इन हिज न्यूज़पेपर लामी डू पुपिल, जिसका मतलब है द फ्रेंड ऑफ द पीपल। फ्रेंच भाषा में लामी डू पुपल बोलते हैं इसको शब्द को। तो ये रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम जीन पॉल है। उन्होंने क्या लिखा? ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय द नेशनल असेंबली। जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया नेशनल असेंबली के द्वारा, उन्होंने क्या लिखा? द टास्क ऑफ प्रेजेंटिंग द पीपल हैज़ बीन गिवन टू द रिच। देखो, अब ये जो लोग नेशनल असेंबली में थे वो थर्ड स्टेट के थे, लेकिन कौन थे? रिच लोग थे। उन्होंने कहा कि लोगों को रिप्रेजेंट करने का जो हक है, जो काम है, वो किसको दिया गया? किसी अमीर इंसान को। द लॉट ऑफ द पुअर एंड ऑप्रेस्ड विल नेवर बी इम्प्रूव्ड बाय पीसफुल मीन्स अलोन। तो जो गरीब लोग हैं उनकी आवाज़, जो सताए हुए लोग हैं उनकी आवाज़ तो कभी सामने आएगी नहीं लोगों के। कैसे आएगी बताओ? वी हैव एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ हाउ वेल्थ इन्फ्लुएंसेस द लॉ। तो जैसे हमने देखा कि पूरे रिच लोग हैं वो सब कानून बना रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें ये सामने प्रूफ दिखता है कि कैसे जो वेल्थ है, जो दौलत है, वो कानून को प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, येट लॉ विल लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज द पीपल अग्री टू ओबे दम। हालांकि ये जो कानून है वो कब तक चलता है? जब तक लोग उसे मानते हैं। लोगों के मानने पे ही तो कानून है, नहीं मानेंगे तो कैसा कानून है ना? तो व्हेन दे हैव मैनेज टू कास्ट ऑफ द योक ऑफ द एरिस्टोक्रेट्स, और जब भी वो जो पूरा शिकंजा जो राजा लोगों का था उससे छुड़ाने का तरीका खोज लेते हैं, दे विल डू द सेम टू द अदर ओनर्स ऑफ वेल्थ। वो यही तरीका अपनाएंगे किसी दूसरे ओनर के लिए भी जो वेल्थ को पकड़े हुए है, दौलत को पकड़े हुए। तो ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से लिया गया? न्यूज़पेपर से लिया गया। ठीक है, ना हम देखते हैं रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल। उस समय पॉलिटिकल सिंबल हुआ करते थे कुछ। द मेजॉरिटी ऑफ द women in the 18th century could not read and write, so images and symbols were frequently used instead of printed words to communicate important ideas. The painting by Lee Barbier uses many such symbols to convey the content of the declaration of the right. Let us try to read these symbols. देखो, सिम्बल्स ये हैं। ठीक है, जो अनपढ़ लोग होते थे उनको समझाने के लिए अक्सर काम कैसे करते थे? सिम्बल्स यूज़ करते थे। ठीक है, निशानियाँ बनाते थे ताकि लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। तो पहला क्या है? द ब्रोकन चेन्स वर यूज टू fetter slaves. A broken chain stands for the act of becoming free. तो देखो, ये जो टूटी हुई चेन है, इसका मतलब है कि कोई इंसान जो स्लेव है, उनको जो जकड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, वो तोड़ दी गई हैं, तो उनकी स्वतंत्रता की पहचान होती थी ये टूटी हुई चेन्स। नाउ देखो, द बंडल ऑफ द रॉड्स एंड फेसेस। वन रॉड कैन बी इजिली ब्रोकन बट नॉट एन एंटायर बंडल। स्ट्रेंथ लाइज इन द यूनिटी। ये सिंबल है यूनिटी का। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बंडल, लकड़ियों का एक बंडल बना के रखा है जो कि यूनिटी को डिस्क्राइब करता है, यूनिटी के बारे में हमें बताता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या आया? द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट। द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स ऑल फॉर नॉलेज,
द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। ये जो आंख है ट्राइंगल में दिखाई गई है, ये लाइट दिखा रही है, देखो रेडिएट हो रही है ना, जो ये सारा रेडिएट हो रहा है बाहर के लिए। तो ये इस आंख का मतलब ये है कि ये ज्ञान की बात कर रहे हैं। जो ज्ञान की किरणें हैं वो अज्ञानता के जो बादल हैं उनको क्या कर देती हैं, फेंक देती हैं, दूर भगा देती हैं। अब सेप्टर क्या है यहाँ पे, सिंबल ऑफ रॉयल पावर, यानी कि एक स्टिक जैसा है जो कि एक रॉयलिटी यानी अमीर होने का सिंबल है। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, एक स्नेक शो किया है जो अपनी ही टेल को काट रहा है एक क्या बनाने के लिए, एटर्निटी यानी कि अनंत। देखो सर्कल का एंड ना इसका कोई एंड है ना कोई बिगनिंग है, तो ये यही शो कर रहा है। अ रिंग हैज़ नीदर बिगनिंग नॉर एंड, ठीक है। रेड फेरिगियन कैप, ये क्या है, द कैप वॉर्न बाय अ स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। एक जो स्लेव होते थे ना, गुलाम, वो जब आज़ाद हो जाते थे उनको रेड कैप पहनते थे वो, ठीक है, स्वतंत्रता का ये पहचान हो जाती थी। ब्लू वाइट रेड द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस। देखो 3 कलर हैं फ्रांस के, जिसमें ब्लू आता है, वाइट आता है, रेड आता है, ये तीनों कलर नेशनल कलर हैं फ्रांस के। ऑब्जेक्टिव में आए तो ध्यान रखना है। द विंग्ड वुमेन, इसका क्या मतलब है, पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, ये किसका अवतार है, कानून का अवतार माना जाता है विंग्स वुमेन को। द लॉ टेबलेट, एक पट्टी बनी है जिसके ऊपर कानून लिखा है, ठीक है। द लॉ इज द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, सबके लिए कानून बराबर है और सभी इसके सामने बराबर ही हैं, ठीक है। नाउ फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। अब मोनार्की होता है राजा का रूल, ठीक है, वो खत्म कर करके अब वो एक गणतंत्र बन गया जहाँ पे जो हेड होगा, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को इलेक्शन करके चुना जाता है वैसे होगा अब, ठीक है। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। ऑल्दो लुइस 16 had signed the constitution, he entered into secret negotiations with the king of Prussia. Rulers of other neighboring countries too were worried about by the development of the France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789। ऐसा था कि सिचुएशन हालांकि टेंस थी अभी भी, क्योंकि राजा ने साइन तो कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन को, जो लुइस थे 16 साइन किया, लेकिन वो फिर भी चुप चुप के दूसरे देश के राजाओं जैसे पर्शिया के राजा के साथ उन्होंने कुछ समझौते कर लिए थे। और वो आसपास के राजा लोग भी अब परेशान थे कि अगर नेशनल असेंबली जैसी परेशानियां उनके देश में भी आएंगी तो राजा का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो वो लोग प्लान कर रहे थे कि कैसे इस असेंबली को खत्म कर दिया जाए। बिफोर दिस could happen, the National Assembly voted in April 1792 and to declare war against Prussia and Austria। जो ये प्लान कर रहे थे प्रशिया और ऑस्ट्रिया के राजा, ये अपने प्लान को पूरी तरह से कामयाब कर पाते इससे पहले ही जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने क्या युद्ध छेड़ दिया इनके खिलाफ 1792 में। Thousands of volunteers thronged फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी। बहुत सारे जो लोग थे वो अपनी इच्छा से इसमें कूद पड़े, ठीक है, आर्मी को ज्वाइन करने के लिए आ गए, ठीक है। वो चाहते थे कि अब राजा का रूल ना रहे। दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर द यूरोप। उन्होंने इस युद्ध को लोगों का युद्ध माना कि वो राजा के खिलाफ हो रहा है और जितने भी पूरे जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, पूरे जो तानाशाह लोग हैं, उनके खिलाफ हैं पूरे यूरोप में। एमंग द पेट्रियाटिक सॉन्ग्स दे सैंग वॉज द Marseillaise composed by the poet Roget de Lilsil। तो ये एक पोएट थे जिनका नाम रॉजेट डी लिल्सिल था। उन्होंने लिखा था एक पेट्रियाटिक यानी देशभक्ति का गाना जो गाया जाने लगा। इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलेंटियर फ्रॉम मार्सेलीज। ये किसने गाया था पहली बार, जो वॉलेंटियर अपनी इच्छा से आर्मी में आए थे, उन्होंने मार्सेलीज। एज दे मार्च इनटू पेरिस, वो कहाँ जाते हैं, पेरिस की तरफ जाते हैं। एंड सो गॉट इट्स नेम, और ऐसे ही इस सॉन्ग का नाम लिया उन्होंने। द मार्सेलीज इज़ नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। और यही जो मार्सेलीज जो सॉन्ग था ये वहाँ का जो नेशनल एंथम है यानी कि राष्ट्रगान है वहाँ का, जैसे हमारे देश में है वैसे ही। द रेवोल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। अब देखो जो रेवोल्यूशनरी वॉर था, क्रांतिकारी युद्ध था, इससे क्या हो गया, लोगों को बहुत नुकसान भी हुआ और आर्थिक जो मुश्किलें भी लोगों को आने लगी। वाइल द मेन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, विमेन वर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लाइवलीहुड एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। आदमी लोग सारे चले गए युद्ध के लिए, तो औरतें पीछे रह गई, उनको कमाना भी था और परिवार को देखरेख भी करनी थी। लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर। और बहुत सारे लोग थे वो ये मानते थे कि रेवोल्यूशन को, क्रांति को आगे चलते रहना चाहिए। एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पोलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शन।
जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था, उसने ज़्यादा लोग जो रिच थे, अमीर थे, उनको ही हक दिए थे, है ना। ज़्यादा लोग, हमने देखा कि प्रॉपर्टी होनी चाहिए तभी जाके, या टैक्स पे करने वाला होना चाहिए तभी आप लोग वोट भी कर सकते हो और असेंबली में जा सकते हो। पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इम्पॉर्टेंट रैलिंग point for the people who wished to discuss government policies and plan for their own forms of the action। अब बहुत सारे लोग जो हैं इकट्ठे होने लगे, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में बात करने लगे और पॉलिसीज़ और प्लान के बारे में, एक्शन के बारे में सोचने लगे कैसे क्या करना है आगे, है ना। तो द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वॉज दैट ऑफ द जैकोबिन्स। एक उन्हीं क्लब्स में से एक बहुत ही कामयाब क्लब आया जिसका नाम है जैकोबिन्स, विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ द एस.टी. जैकोब इन पेरिस। नाम कहाँ से आता है? कॉन्वेंट से आता है, जो कहाँ पे था? एस.टी. जैकोब, पेरिस में था, ठीक है। Women too, who had been active throughout this period, formed their own clubs। ठीक है, औरतें भी काफ़ी एक्टिव थी इस समय में, जिन्होंने अपने क्लब खुद बनाए थे। औरतों को पहले तो राइट नहीं ना थे, वो भी बोलना चाहती थी। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट देयर एक्टिविटीज़ एंड डिमांड। सेक्शन 4 में हम उनके बारे में पढ़ेंगे, औरतों के बारे में, ठीक है। द मेंबर ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्पीरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। जो जैकोबिन क्लब के लोग थे वो कम प्रॉस्पीरियस यानी कम रिच लोगों के सेक्शन को बिलोंग करते थे और गरीब लोगों के थे बेसिकली वो। दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर, छोटे छोटे दुकानदार आते थे इस ग्रुप में। आर्टिजन्स होते थे सच एज द शू मेकर्स यानी जूते बनाने वाले, पेस्ट्री कुक्स पेस्ट्री बनाने वाले, वॉच मेकर्स घड़ी बनाने वाले, प्रिंटर्स प्रिंट करने वाले, एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर, और जो लोगों के घर में सेवा करते थे, नौकरों का काम करते थे और डेली जो मतलब दिहाड़ीदार मजदूर हुआ करते थे, वो सब इस ग्रुप का हिस्सा हुआ करते थे। देयर लीडर वॉज द मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर। उनका नाम क्या था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर। अ लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स सिमिलर टू दोज वर्न बाय द डॉक वर्कर्स। तो इनकी यूनिफॉर्म जैसे आ गई, तो वो एक स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स पहनते थे। जो कौन पहनते थे? डॉक वर्कर, यानी कि जो बंदरगाहों पे काम करते थे ना वर्कर्स, वो लोग जो पहनते थे वो वाली ट्राउजर्स उन्होंने पहनना शुरू किया। दिस वॉज टू सेट देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, स्पेशली नोबल हु वोर नी ब्रीचेस। तो ये क्यों किया गया कि वो लोग अपने आप को, जो अमीर लोग हैं, उनसे अलग दिखाना चाहते थे। जो क्या पहनते थे? अक्सर निक्कर पहनते थे। तो आपको ये ट्राउज़र दिख रहा है ना, ये ट्राउज़र, ये देखो, ये ट्राउज़र जो है वो उन्होंने पहनना शुरू किया था, ठीक है। तो निक्कर नहीं पहनना है, निक्कर होता है थोड़ा कम छोटा, है ना, पूरा नहीं पजामा। तो कॉन्वेंट क्या है? बेसिकली बिल्डिंग बिलोंगिंग टू अ कम्युनिटी डिवोटेड टू अ रिलीजियस लाइफ। ये ऐसे बिल्डिंग्स होते हैं जैसे हम बोलते हैं ना, आश्रम हुए, दरगाहें हुई, इस तरह की रहने की जगह होती हैं जो धार्मिक लाइफ जीने वाले लोग होते हैं उनकी। अब क्या है? इट was a way of proclaiming the end of the power wielded by the wearers of the knee breeches। तो ये क्या दर्शाने की कोशिश करते थे? ऐसा कि जिनकी, जो पहले निक्कर पहनने वाले अमीर लोग हैं, उनकी पावर का खात्मा करने की एक घोषणा थी। These Jacobins came to be known as the sans क्यूलोटीज, लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस। तो ये जैकोबिन खुद को क्या बोलते थे? सैंस क्यूलोटीज, जिनका मतलब होता था कि ऐसे लोग जो ब्रीचेस नहीं पहनते, निकरे नहीं पहनते। सैंस क्यूलोटीज मैन वोर इन एडिशन द रेड कैप। और सैन क्यूलोटीज जो लोग होते थे, रिच, जो नी ब्रीचेस पहनने वाले, वो रेड कैप भी पहनते थे। दैट सिंबलाइज लिबर्टी। इसका मतलब क्या होता था? कि स्वतंत्रता का प्रतीक होती थी वो। वुमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो। हालांकि औरतों को इस तरह का कोई कार्य करने का परमिशन नहीं थी। In the summer of 1792, the Jacobins planned an insurrection of a large number of Persians who were angered by the short supplies। तो समर 1792 की बात हो रही है कि जैकोबिन प्लान कर रहे हैं विरोध करने का शॉर्ट सप्लाईज के खिलाफ और हाई प्राइस ऑफ फूड के खिलाफ, ठीक है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ द ट्यूलिरीज, massacred the king's guards and held the king himself as hostage for several hours। ऐसा था कि 10 अगस्त को वो लोग अपने प्लान को के तहत पैलेस में घुस जाते हैं और जो ट्यूलरीज होते हैं, जो रिच लोग होते थे, राजा लोग जैसे, उनके महल में घुस जाते हैं और बहुत सारे किंग का जो गार्ड्स वगैरह थे उनको मार दिया और राजा को क्या बना दिया गया? होस्टेज, यानी बंदी बना दिया गया। काफ़ी घंटों तक रखा उन्हें ऐसे। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। और बाद में असेंबली ने वोट किया कि जो राजकीय परिवार है उसे क्या कर दिया जाए? जेल में डाल दिया जाए। इलेक्शंस वर हेल्ड, इलेक्शन हुए फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव। इसके बाद 21 साल और उससे ऊपर के जो लोग थे, बिना पैसे के
पहले पैसे वाले ही वोट कर सकते थे, अब पैसे की परेशानी के बिना ही हर इंसान जो 21 से ऊपर का है उसे वोट करने का अधिकार मिल जाता है। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन। अब जो असेंबली बनी नहीं तो उसे नाम दिया गया कन्वेंशन, यानी ये भी सभा है। ऑन 21 सितंबर 1792 इट अबॉलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक। और 21 सितंबर 1792 में हो गया मोनार्की का अंत और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया क्योंकि हेड का इलेक्शन हुआ। एज यू नो, जैसे कि आप जानते हैं, रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। वहाँ पे ऐसा होता है कि रिपब्लिक में गवर्नमेंट लोग अपने हेड को चुन के रखते हैं, ठीक है। देयर इज नो हेरिडिटरी मोनार्की, कोई भी हेरिडिटरी मोनार्की ऐसा नहीं होगा कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट सम अदर कंट्रीज दैट आर रिपब्लिकन एंड रिपब्लिक्स एंड इन्वेस्टिगेट व्हेन एंड हाउ दे बिकेम सो। देखो, आप लोग ऐसा बहुत सारी और देशों के बारे में खोज सकते हैं, पता कर सकते हैं कि जो आज के समय में रिपब्लिक हैं, यानी कि गणतंत्र हैं, और वो पहले राजा के अंदर ही आया करती थी। कैसे वो बनी? जैसे हमारा खुद का भारत भी रिपब्लिक है, पहले रिपब्लिक नहीं था, ठीक है। और कैसे बना ये हम देख सकते हैं। लुइस 16 वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑफ द चार्जेस ऑफ ट्रीजन। ऑन 21 जनवरी 1793 ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस डी ला कॉनकोर्ड, ठीक है। द क्वीन मैरी एंटोइंट मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। तो लुई 16 को अब किसकी सज़ा मिल जाती है? मृत्यु का दंड मिलता है। किस वजह से? कि उन्होंने धोखा किया है अपने ही देश के लोगों के साथ, क्योंकि लोगों को कुछ और बोल के फिर वो संधियाँ करने लगे दूसरे देशों के साथ, जिस वजह से लोग गुस्से में आ गए उनसे। तो 21 जनवरी का दिन 1793 का दिन था जब उन्हें दुनिया लोगों के सामने ला करके उनकी गर्दन काट दी गई, ठीक है। और उनके साथ उनकी वाइफ मैरी एंटोइंट का भी वही हश्र किया गया, ठीक है। नाउ देखो, द रेन ऑफ टेरर। अब एक ऐसा दौर आया जहाँ पे लोग भय में रहने लगे, डर का समय आ गया। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रेफर टू एज द रेन ऑफ टेरर। ये एक साल का दौर था, खतरे का दौर, यानी कि भय का दौर माना जाता है। क्यों? रॉबेस्पायर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सिवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। रॉबेस्पायर जो जैकोबिन क्लब के हेड थे, उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, यानी कि बहुत ही सख्त पॉलिसी अपना ली जो लोगों को पनिश करने की थी, ठीक है। लोगों को बुरी तरीके से, अब राजा को इतनी बुरी तरीके से पनिश किया, लोग तो डर गए थे ना। ऑल दोज हुम ही सॉ एज बीइंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक, जिनको भी वो मानते थे कि गणतंत्र के दुश्मन हैं, एक्स नोबल्स एंड क्लर्जी। उनमें से नोबल्स आते थे, एक्स नोबल्स जो थे, और क्लर्जी लोग थे, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, और दूसरी उनके अलावा की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके मेंबर, इवन मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टी, उनकी अपनी पार्टी के भी लोग, हु डिड नॉट अग्री विद हिज मेथड, जो उनकी बात को नहीं मानते थे, वर अरेस्टेड। उन सबको वो क्या करते थे? अरेस्ट करते थे, इम्प्रीजन कर देते थे, जेल में डाल देते थे, एंड देन ट्राइड बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल्स, और उनके ऊपर केस चलाए जाते थे क्रांतिकारी ट्राइब्यूनल्स में, यानी कोर्ट्स में। इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, अगर वो गुनहगार साबित हो जाते थे, देवर ग्विलोटाइन्ड, यानी कि उनकी गर्दन काट दी जाती थी। द ग्विलोटाइन इज अ डिवाइस, ये एक यंत्र है कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स। इसके 2 पोल होते थे, जैसे एक यंत्र है, एक पोल यहाँ पे, एक पोल यहाँ पे, ठीक है। फिर इसमें क्या होता था? और एंड अ ब्लेड विद विच अ पर्सन इज बी हेडेड, और इसके ये जो पोल हैं इनके बीच एक ब्लेड हुआ करती थी जिसके साथ एक इंसान को क्या करते थे? काट देते थे, उसका सिर काट देते थे। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर ग्विलोटाइन हु इन्वेंटेड इट। और किसके नाम के पीछे इसका नाम पड़ा? एक डॉक्टर जिन्होंने इन्वेंट किया इसको, उनका नाम डॉक्टर ग्विलोटाइन था। तो रॉबेस्पायर्स गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। तो रॉबेस्पायर की गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने ऐसे कानून बनाए जो कि सीलिंग वेजेस पे शुरू कर दी थी उन्होंने, ठीक है। मतलब एक प्राइस पे भी रोक लगा दी गई और वेजेस पे भी रोक लगा दी गई थी, मतलब जितनी रही उतनी ही रहेंगी। मीट एंड ब्रेड वर रेशनड। Peasants were forced to transport their grains to the cities and sell it at prices fixed by the government. अब देखो, और मीट और ब्रेड को इकट्ठा किया जाता था, और क्या करते थे कि जैसे किसान होते थे उनको ज़बरदस्ती बोला जाता था कि तुमको क्या करना है, अपनी जो फसलें हैं, अनाज हैं, वो कहाँ? शहरों में उसी प्राइस पे बेचनी है जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, उससे ऊपर नीचे आप कुछ भी नहीं बोलोगे, ठीक है। ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डिगेलाइट इक्वालिटी ब्रेड अ लूफ मेड ऑफ द होल व्हीट। सबको एक जैसा ही खाना मिलता था। इक्वालिटी वॉज ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस्ड थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। तो हर तरह की इक्वालिटी के बारे में बात कही जाने लगी। इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मॉन्सियर एंड मैडम, all French men and women were henceforth citoyens and citoyennes, ठीक है। चर्चेस वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स
कन्वर्टेड इनटू बैरक्स ऑफ द ऑफिसेस। ऐसा था कि सब लोग इक्वल हैं, कोई भी मैडम और कोई भी सर नहीं रहेंगे, सारी औरतें सिटियंस और आदमी जो बन जाएंगे, आदमी सिटियन कहे जाएंगे और औरतें जो हैं सिटियनी कही जाएंगी, सिटीजन्स होते थे सारे, ठीक है। चर्चेज को बंद कर दिया गया और वहाँ पे ऑफिसेस बना दिए गए गवर्नमेंट के, ठीक है। रॉबेस्पायर परस्यूड हिज पॉलिसीज सो रिलेंटलेसली दैट इवन हिज सपोर्टर्स बिगैन टू डिमांड मॉडरेशन। तो देखो अब रॉबेस्पायर की पॉलिसीज इतनी ज़्यादा लगातार वो लगे हुए थे, मतलब एक के ऊपर एक पॉलिसी, एक के ऊपर एक नया रूल लेकर के लोगों के ऊपर थोपी जा रहे थे, डाली जा रहे थे, तो उनके जो सपोर्टर थे वो भी उनमें थोड़ी सी रोक या राहत की बात करने लगे थे। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू द गिलोटाइन। तो अंत में 1794 में क्या होता है, उनको दोषी पाया गया, उनके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगे जिस वजह से उनको अरेस्ट कर दिया गया और दूसरे ही दिन उनका गर्दन काट दी गई। व्हाट इज़ लिबर्टी? टू कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़। लिबर्टी होती क्या है? बेसिकली दो ऐसे व्यूज़ हैं जो एक दूसरे को कन्फ्लिक्टिंग हैं। जो द रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट कैमिली Desmoulins wrote the following in 1793. He was executed shortly after during the reign of terror. देखो ये जर्नलिस्ट थे कैमिली, जिनको मार दिया गया था जैसे ही रेन ऑफ टेरर का अंत होता है उसी समय में। Some people believe that liberty is like a child which needs to go through a phase of the being disciplined before it attains maturity. कुछ लोगों का विश्वास था कि लिबर्टी एक बच्चे की तरह है जिसको अलग अलग फेजेस, अलग अलग दौर के अलग अलग समय से गुजरना पड़ेगा, जिसे बाद में डिसिप्लिन होके जब तक ना ये मैच्योर हो जाए, समझदार हो जाए, उन स्टेज से गुजरना पड़ेगा। क्वाइट द ऑपोजिट, उसी के ऑपोजिट कौन था? लिबर्टी इज हैप्पीनेस। कुछ लोग बोलते थे कि लिबर्टी का मतलब है खुशी, रीजन, कारण है। इक्वालिटी, सब बराबर हैं। जस्टिस है यानी कि न्याय भी है। इट इज़ टू फिनिश ऑफ ऑल योर एनिमीज बाय गिलोटाइनिंग देम। ये इसका मतलब है कि उन सब लोगों को मार देना जो आपके दुश्मन हैं, उनकी गर्दन काट देना, ठीक है। हैज़ एनीवन हर्ड ऑफ समथिंग मोर सेंसलेस? क्या किसी ने इससे भी सेंसलेस या बुद्धिहीन बात सुनी है, ना समझे की बात सुनी है कि मतलब आपकी खुशी के लिए आप किसी का भी गला काट दो, हैं? वुड इट बी पॉसिबल टू ब्रिंग अ सिंगल पर्सन टू द स्कैफोल्ड विदाउट मेकिंग 10 मोर एनिमीज एमंग हिज रिलेशंस एंड फ्रेंड्स? क्या ये पॉसिबल है? किसी इंसान को आप एक बड़ी गर्दन काटने जा रहे हो, ठीक है, आप खुद की खुशी के लिए, लोगों की खुशी के लिए किसी गर्दन काटने जा रहे हो, तो ऐसा मुमकिन है कि उसका कोई रिश्तेदार, उसका कोई अपना, उसको चाहने वाला आपका दुश्मन ना बन जाए जिस दिन आप उसका गला काट देते हो? तो ऐसा तो होगा ही ना, तो लोग दुश्मन तो बनेंगे ही। ऑन 7 फरवरी 1794 रॉबेस्पायर मेड अ स्पीच। रॉबेस्पायर ने एक स्पीच दी एट द कन्वेंशन सभा में, विच वॉज देन कैरिड बाय द न्यूज़पेपर। एक न्यूज़पेपर में वो स्पीच लिखी गई, ली मॉनी ट्वेयर यूनिवर्सल न्यूज़पेपर का नाम है जहाँ पे लिखी गई वो। हियर इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट, वहाँ से कुछ शब्द लिए गए हैं। टू इस्टेब्लिश एंड कंसोलिडेट डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को इस्टेब्लिश करना और उसे बनाए रखना, उसको दृढ़ता देना। टू अचीव द पीसफुल रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, और क्या हासिल करना है? पीसफुल यानी शांत राज्य का कारोबार, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज यानी कि जो हमारे कानून हैं उनको लागू करना। वी मस्ट फर्स्ट फिनिश द वॉर ऑफ लिबर्टी अगेंस्ट, अगर हमें शांति चाहिए, लोकतंत्र चाहिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? वी मस्ट एनिहिलेट द एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक एट होम एंड अब्रॉड। हमें सभी लोगों का, उनका संहार करना होगा जो रिपब्लिक के दुश्मन हैं, चाहे वो घर में हैं, चाहे वो कहीं बाहर हैं, और उन्हें पूरी तरह से निस्तो नाबूद या बर्बाद खत्म कर देना है। इन टाइम ऑफ रेवोल्यूशन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रिलाई ऑन टेरर। तो जब क्रांति का दौर चल रहा है तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो किसके ऊपर निर्भर है? टेरर, खतरा, डर को बनाए रखना ज़रूरी है उस समय। टेरर इज़ नथिंग बट जस्टिस। टेरर क्या है? डर क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ ये क्या है? न्याय। स्विफ्ट, सिवियर एंड इनफ्लेक्सिबल, जो बहुत तेज़ होगा और सख्ती भी बरती जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। एंड इज़ यूज टू मीट द मोस्ट अर्जेंट नीड्स ऑफ द फादरलैंड, और ये यूज़ किया जाएगा किसके लिए? बहुत ही ज़रूरी ज़रूरतों के लिए, जो अपने देश की ज़रूरत है उनके लिए। To curb the enemies of liberty through terror is the right of the founder of the republic. देखो, जो लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता के जो दुश्मन हैं उनको कर्ब करना या डर से उनको पीछे करना, ये किसी भी रिपब्लिक, जो गणतंत्र का फाउंडर है, उसका हक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। डायरेक्टरी एक
डायरेक्टरी बनाई गई, डायरेक्शंस के ऊपर जो रूल्स थे वो रूल करने लगे अब फ्रांस में। द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लासेस टू सीज द पावर। जैसे जैकोबिन गवर्नमेंट का खात्मा होता है रोबेस्पायर की डेथ के साथ, तो अब जो रिच लोग मिडिल क्लास के थे वो पावर को अपने हाथ में ले लेते हैं। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। दोबारा ये वही कॉन्स्टिट्यूशन आ गया जहाँ पे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको वोट करने का हक छीन लिया गया, ठीक है। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो यहाँ पे 2 तरह की इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बात की गई। दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी, और ये काउंसिल्स क्या करती थी, एक डायरेक्टरी का अपॉइंटमेंट करती थी। तो एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स, ये एक एग्जीक्यूटिव यानी कि कानून लागू करने वाली बॉडी होती थी जहाँ जिसके कितने मेंबर थे, 5 मेंबर हुआ करते थे। दिस वॉज मेंट एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन अ वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन। ये किसका मतलब, ये क्या था बेसिकली, एक इंसान के हाथ में पावर ना दे करके अलग अलग लोगों के हाथ में पावर को बांट दिया जाना था। जहाँ पे 5 लोग थे जैकोबिन क्लब में, तो एंड में रोबेस्पायर खुद हेड थे ना। तो हाउएवर द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल, हालांकि जो डायरेक्टर लोग होते थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ उनके मतभेद रहा करते थे। who then sought to dismiss them, और जब वो उनको डिसमिस करने की कोशिश क्या करते थे। द पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ द मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये जो डायरेक्टरी रूल है यहाँ पे भी इंस्टेबिलिटी थी, ये भी आपस में ही द्वंद्व में लगे रहते थे, झगड़ने में लगे रहते थे। तो ऐसे में क्या हो गया, एक नया मिलिट्री डिक्टेटर आ जाता है जिसका नाम क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट। थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, the ideals of the freedom of equality before the law and of the fraternity remained inspiring ideals that motivated political movements in France and the rest of the Europe during the following century. तो ये जो जितनी भी चेंजेस गवर्नमेंट में हुई, आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम जो थे उसके बीच में हुई, इक्वालिटी बिफोर लॉ और फ्रेटर्निटी जो हैं इंस्पायरिंग आइडियाज़ रहे हैं थ्रू आउट द टाइम, क्योंकि इक्वालिटी की बात होती थी, फ्रीडम की बात होती थी, फ्रेटर्निटी की बात होती थी, भाईचारे की बात होती थी। तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग आइडियाज़ थे जो फ्रांस में मोटिवेट करते थे लोगों को, और यूरोप में भी आने वाले दशकों में, आने वाली सदियों में लोगों को मोटिवेट करने लगे। फाइनली हम अब आ गए हैं, डिड वीमेन हैव अ रेवोल्यूशन, क्या औरतों ने भी कोई क्रांति की, उनका भी कोई पार्टिसिपेशन था उसमें। देखते हैं हम। पेरिजियन वीमेन ऑन देयर वे टू वर्सलीज, ये औरतें हैं जो वर्सलीज की तरफ जा रही हैं। नाउ देखो हम देखते हैं कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वीमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट्स विच ब्रॉट अबाउट सो मेनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन फ्रेंच सोसाइटी। शुरुआत से ही ऐसे इवेंट्स का औरतें हिस्सा रहीं फ्रांस में जिन्होंने बहुत सारी चेंजेस लाई थी फ्रेंच सोसाइटी में, ठीक है। दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर्स टू इम्प्रूव देयर लाइव्स। उनको उम्मीद थी कि जो क्रांतिकारी गवर्नमेंट्स बन रही हैं तो वो प्रेशराइज, उनका जो इन्वॉल्वमेंट है, उनकी जो प्रेजेंस है, उनको थोड़ा प्रेशर करेंगी ताकि उनकी लाइफ भी थोड़ी इंप्रूव हो जाए, इसके लिए सोचें वो। मोस्ट वीमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग, बहुत सारी जो थर्ड स्टेट की औरतें होती थी जीवनी के लिए उन्हें काम करना पड़ता था। दे वर्कड एज सीमस्ट्रेसेस और लॉन्ड्रेसेस, सोल्ड फ्लावर्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एट द मार्केट। अलग अलग तरह के काम करते थे वो, लोगों के घरों में काम करना या फिर लॉन्ड्री में काम करना, मतलब कपड़े धोने का, धोबी का काम करना, फूल बेचना, फ्रूट और वेजिटेबल्स बेचना, ये सब काम करते थे मार्केट में वो। और वर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स, या फिर वो किसी के घर में सर्वेंट्स के रूप में भी काम करते थे। इन द हाउसेज ऑफ द प्रॉस्पिरस पीपल, जो अमीर हुआ करते थे, रिच हुआ करते थे, उनके घर में। मोस्ट वीमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू द एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग, ज़्यादातर औरतें पढ़ी लिखी नहीं होती थी और उनकी कोई जॉब या ट्रेनिंग के लिए कोई भी उनको सुविधा नहीं होती थी, ठीक है। देखो देन क्या है, ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स एंड और वेल्दियर मेंबर द थर्ड स्टेट कुड स्टडी इन एट अ कॉन्वेंट। तो जो ज़्यादा रिच लोग होते थे उनकी ही बेटियाँ पढ़ती थी, कॉन्वेंट्स में पढ़ती थी वो, ठीक है। आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज अ मैरिज फॉर देम, उसके बाद पढ़ाई शढ़ाई करा के उनके परिवार जो उनकी शादियाँ करवा देते थे। वर्किंग वेमेन हैड ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज, तो अब जो वर्किंग औरतें होती थी, काम करने वाली औरतें भी होती थी, उन्हें भी अपने परिवार का ध्यान रखना पड़ता था। दैट इज़ कुक, फेच वाटर, क्वी अप फॉर ब्रेड एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, उनको खाना बनाना पड़ता था, पानी लाना पड़ता था, लंबी लंबी लाइंस में खाना, जो ब्रेड के लिए उनको खड़ा रहना पड़ता था, और बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता था। देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ द मैन, काम इक्वल होता था लेकिन जो औरतें होती थी उनकी सैलरी कम होती थी आदमियों से। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पोलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स। तो अब वो अपने
बात को रखने के लिए क्या करने लगी, उन्होंने अपने क्लब स्टार्ट कर दिया और अपने ही न्यूज़पेपर शुरू किए, ठीक है। अबाउट 60 वीमेंस क्लब केम अप, लगभग 60 जो हैं औरतों के क्लब सामने आते हैं इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़, अलग अलग फ्रांस के शहरों में। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। तो उन सारे क्लब्स में से एक क्लब का नाम है सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, वो ज़्यादा फेमस हुआ। वन ऑफ देयर मेन डिमांड वॉज दैट ऑफ वुमेन एंजॉय द सेम पोलिटिकल राइट एज द मैन। तो उनकी सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड जो थी वो थी कि उनको भी जो राजनीतिक हक हैं वो आदमियों के बराबर ही मिलने चाहिए। वुमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस देम टू पैसिव सिटीजन्स। नाराज थी औरतें कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है 1791 में, हमने चार्ट में देखा था कि औरतों को पैसिव सिटीजन बना दिया गया था। तो दे डिमांडेड द राइट टू वोट, वो डिमांड कर रही थी कि उन्हें वोट करने का हक दिया जाए, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, और असेंबली में उन्हें भी चुना जाए, एंड टू होल्ड पोलिटिकल ऑफिस, और वो भी राजनीतिक जो दफ्तर हैं उनमें बैठें। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट। तभी उनको लगता था कि ऐसा करने से ही, अगर औरतें ही वहाँ पे जाएंगी तभी औरतों की जो प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियाँ हैं, इच्छाएं हैं, वो सामने आएंगी और गवर्नमेंट इनके ऊपर काम करेगी। इन द अर्ली ईयर्स द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज एंड हेल्प इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन। शुरुआती दौर में जो क्रांतिकारी जो गवर्नमेंट बनती है, प्रशासन बनता है, उन्होंने कुछ लॉ लाए, कानून लाए, जिससे उनकी जीवन थोड़ा सा सुधरा। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ द स्टेट स्कूल, क्या किया गया, स्टेट में स्कूल बनाए गए। स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स, सभी लड़कियों को पढ़ाया जाने लगा और ये सबके लिए कंपल्सरी था, ज़रूरी था। देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। अब उनके पिता लोग जो थे उन्हें ज़बरदस्ती शादी नहीं करवा सकते थे उनकी इच्छा के बिना। मैरिज वॉज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। तो मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया जिसमें स्वतंत्रता से लोग क्या कर सकते थे, रजिस्टर कर सकते थे सिविल लॉ में, ठीक है। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता था तो शादी मानी जाती थी। डाइवोर्स वॉज मेड लीगल, अब जो एक दूसरे से अलग होने का तरीका था वो कानूनी बना दिया गया। एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ वीमेन एंड मैन, दोनों ही कर सकते थे, डाइवोर्स की एप्लीकेशन दोनों ही दे सकते थे, चाहे औरत हो या आदमी। वीमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब, अब वो काम करने के लिए ट्रेनिंग पा सकती थी। कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस, वो आर्टिस्ट भी बन सकती थी, कलाकार या कारीगर भी बन सकती थी, और साथ में छोटे छोटे बिजनेस को भी रन कर सकती थी, चला सकती थी। विमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पोलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर। तो हालांकि रेन ऑफ टेरर का जो टाइम था रॉबेस्पायर का, उस समय भी औरतें काफ़ी संघर्ष कर रही थी बराबरी के दर्जे के लिए, ठीक है, वो बराबरी चाहती थी। द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉ ऑर्डरिंग क्लोजर्स ऑफ वुमेन्स क्लब्स एंड बैनिंग ऑल देयर पोलिटिकल एक्टिविटीज़। तो जो नई गवर्नमेंट थी रेन ऑफ टेरर के दौरान, उन्होंने क्या किया, सारे क्लब्स को बंद करवाने के ऑर्डर इशू कर दिए और सारे पॉलिटिकल जितनी भी एक्टिविटीज़, जितने भी काम वो करती थी, उन्हें बैन करने का ऑर्डर दिया गया, रोकने का ऑर्डर दिया गया। मैनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड एंड अ नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड। बहुत सारी जो जानी मानी औरतें थी, जो काफ़ी ज़्यादा आगे अपना जो रोल प्ले कर रही थी रेवोल्यूशन में, उनको अरेस्ट किया गया और उन्हें उनके गले काट दिए गए, मार डाला गया उन्हें। विमेंस movement for voting rights and equal wages continued through the next 200 years in many countries of the world। तो जो औरतों के मूवमेंट थे, जो उनका संघर्ष था, वो वोटिंग राइट के लिए और साथ में आदमियों के साथ इक्वल काम के लिए, इक्वल सैलरी के लिए, वो लगभग 200 साल आगे भी देश, अलग अलग दुनिया के देशों में चलते रहे, ठीक है। द फाइट फॉर द वोट वॉज कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट। तो वोट के लिए एक इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट के थ्रू फाइट चलता रहा ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान में औरतों ने इंटरनेशनली सफरेज मूवमेंट का ऑर्गेनाइजेशन किया, जिसके थ्रू वो वोटिंग राइट का बात करती रहीं। द एग्जाम्पल ऑफ पोलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी ईयर्स वॉज केप्ट अलाइव एज एन इंस्पायरिंग मेमोरी। जो अब वो लोग जो मूवमेंट चला रहे थे, उनके लिए एग्जाम्पल क्या थी कि कैसे काम करना है। जो फ्रेंच वुमेन थी, फ्रांस की जो औरतें थी, जो रेवोल्यूशनरी थी, क्रांतिकारी थी, उसे अपना इंस्पिरेशन मानते थी सारी औरतें। इट वॉज फाइनली इन 1946 दैट वुमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट। लगभग 1946 में फ्रांस में औरतों को राइट टू वोट मिल जाता है। तो सोच सकते हैं हम कि 1789 से लेकर के 1946 तक उन्हें राइट नहीं मिला था। देखो यहाँ सोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये क्या है, द लाइफ ऑफ अ रेवोल्यूशनरी वुमेन, एक क्रांतिकारी औरत का जीवन। ओलंपी दी गॉर्जस, ये औरत का नाम है जो क्रांतिकारी थी अपने समय में। ओलंपी दी गॉर्जस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द पोलिटिकली एक्टिव विमेन इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस। ओलंपी दी गॉर्जस जो थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोलिटिकली एक्टिव औरत थी अपने देश में, फ्रांस में, जब क्रांति
कर रही थी ये लोग. शी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन एज द दे एक्सक्लूडेड वुमेन फ्रॉम बेसिक राइट्स दैट ईच ह्यूमन बीइंग वाज एंटाइटल्ड टू. अब उन्होंने किसके खिलाफ विरोध किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेरेशन हुआ है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट हुआ है, जिसमें आदमी और सिटीजन के बारे में बात हुई है, लेकिन औरतों के बेसिक राइट भी उन्हें नहीं दिए गए हैं, उन्हें उससे भी वंचित रखा गया. सो इन 1791 शी रोट अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट फॉर वुमेन एंड सिटीजन्स. तो 1791 में वो एक डिक्लेरेशन लिखती हैं, वो एक घोषणा करती हैं जिसमें औरतों और सिटीजन के राइट्स की बात होती है. विच शी एड्रेस्ड टू द क्वीन एंड टू द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली. वो उनने किसको बताया? क्वीन को और जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है उनको, डिमांडिंग दैट दे एक्ट अपॉन इट. और वो इसकी डिमांड करने लगी, इनकी कहने लगी कि इसके ऊपर काम किया जाना चाहिए. इन 1793 ओलंपी दी गॉर्जस क्रिटिसाइज द जैकोबिन गवर्नमेंट. तो 1793 में ओलंपी दी गॉर्जस क्या करती हैं? क्रिटिसाइज करती हैं, यानी कि विरोध करती हैं किसका? जैकोबिन गवर्नमेंट का. कैसे? फॉर फोर्सिबली क्लोजिंग डाउन वुमेन्स क्लब. वो कहती हैं कि इन्होंने ज़बरदस्ती औरतों के क्लब्स जो हैं बंद करवा दिए. शी वॉज ट्राइड बाय द नेशनल कन्वेंशन. तो वहाँ पर उनके ऊपर केस चला नेशनल कन्वेंशन में, विच चार्ज हर विथ रीज़न. और उन्हें क्या कहा गया कि भाई आपने धोखा किया है, आप विद्रोही हैं. सून आफ्टर दिस शी वॉज एग्जीक्यूटेड. इसके बाद उनको मार दिया गया. सम ऑफ द बेसिक राइट्स सेट फोर्थ इन ओलंपी दी गॉर्जस डिक्लेरेशन. जो उन्होंने राइट बनाए थे औरतों के लिए, क्या थे? विमेन इज बॉर्न फ्री एंड रिमेन्स इक्वल टू मैन इन राइट. तो वो कहती हैं कि औरतें बराबर हैं और बराबर ही हैं आदमी के जितने भी राइट हैं उनके. द गोल ऑफ ऑल पोलिटिकल एसोसिएशन इज़ द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल राइट ऑफ द वुमेन एंड मैन. तो वो कहते हैं कि जितनी भी एसोसिएशन है पोलिटिकल, जितनी भी राजनीतिक सभाएं हैं, या जितने भी उन्होंने अलग अलग पार्टीज़ बना के रखी हैं, उनका क्या गोल होना चाहिए कि वो जो नेचुरल राइट हैं औरतों के और आदमियों के, उन्हें बचाएं. दीज राइट्स आर लिबर्टी. और राइट कौन कौन से हैं? लिबर्टी हैं, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड अबव ऑल रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन. ये सारे राइट्स, ठीक है. द सोर्स ऑफ ऑल सॉवरेंटी रिजाइड्स इन द नेशन विच इज़ नथिंग बट द यूनियन ऑफ वुमेन एंड मैन. जितना भी संप्रभुता है, देश का हेड कौन है? वो लोगों में ही है. तो लोगों में कौन कौन आता है? औरतें और आदमी दोनों ही आते हैं. द लॉ शुड बी द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल. तो जो कानून है वो सबकी इच्छा की बात करना चाहिए. All female and male citizens should have a say either personally or by their representative in its formulation. सभी लोगों को, सभी नागरिकों को, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत है, उनको अपने रिप्रेजेंटेटिव के लिए हक होना चाहिए, उनको चुनने के लिए, उनको अपनी बात रखने के लिए. इट शुड बी द सेम फॉर ऑल. और सबके लिए एक जैसा ही होना चाहिए. ऑल फीमेल एंड मेल सिटीजन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू ऑल ऑनर्स एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. तो सारी औरतें और आदमी सभी बराबर हैं कि उनको सम्मान भी बराबर मिले और सब काम में वो सब बराबर रहें. एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़ एंड विदाउट एनी अदर डिस्टिंक्शन देन दैट ऑफ देयर टैलेंट्स. तो अपनी काबिलियत के हिसाब से उनको भी सब कुछ वैसे ही मिलना चाहिए जैसे आदमी को मिलता है. नो वुमेन इज़ एन एक्सेप्शन. कोई भी औरत एक्सेप्शन है नहीं. शी इज़ एक्यूज्ड. उसे इल्ज़ाम लगाया गया, अरेस्ट किया गया एंड डिटेन्ड इन द केसेस डिटरमाइंड बाय लॉ. वुमेन लाइक मेन ओबे दिस रिगोरस लॉ. तो फिर इसी बात को लेकर के उनको आदमियों के बराबर सज़ा का हकदार मान के मार दिया गया. इन 1793 द जैकोबियन पोलिटिशियन Chomet sought to justify the closure of women's club on the following grounds. देखो 1793 में जब वो बोलती हैं कि आपने ज़बरदस्ती की हमारे साथ, तो एक पॉलिटिकल लीडर आते हैं जैकोबियन के जिनका नाम है चॉमेट. तो वो क्या कहते हैं कि वो अपनी बात रखते हैं. कहते हैं हैज़ नेचर एंट्रस्टेड डोमेस्टिक ड्यूटीज़ टू मैन. क्या नेचर ने जो घर के काम हैं वो आदमी को दिए हैं? हैज़ शी गिवन अस ब्रेस्ट टू नर्चर द बेबीज़. क्या हमें ब्रेस्ट मिली है जिससे हम बच्चों को दूध पिला सकें? नो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. शी सेड टू मैन. तो उन्होंने आदमी को कहा बी अ मैन. हंटिंग, एग्रीकल्चर, पॉलिटिकल ड्यूटीज, दैट इज़ योर किंगडम. तो कहते कि तुम आदमी बनो. आदमी का क्या काम है? शिकार करना, खेती करना, राजनीतिक काम करना, ये आपका पार्ट है. शी सेड टू वुमेन. औरतों को क्या कहा गया? बी अ वुमेन, औरत बनो. द थिंग्स ऑफ द हाउस होल्ड, द स्वीट ड्यूटीज ऑफ मदरहुड, दोज आर योर टास्क. तुम्हें घर का कार्य करना और माँ होने की जो ड्यूटीज़ हैं वो तुम्हारे क्षेत्र में आते हैं, वो तुम करो. शेमलेस आर दोज वुमेन. और वो औरतें बेशर्म हैं हु विश टू बिकम मैन, जो आदमी बनने की कोशिश करती हैं. हैव नॉट ड्यूटीज़ बीन फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड. क्या ये जो ड्यूटीज़ हैं डिवाइड करी गई हैं, ये क्या सही नहीं है? ये बात कही गई जब इसका अपोजिशन हो रहा था. जो ये विमेन हैं, क्या नाम है इनका? ओलंपी दी गॉर्ज. इनको अपोज करने के लिए एबोलिशन ऑफ स्लेवरी की बात करते हैं.
One of the most revolutionary social reforms of the Jacobean regime was the abolition of slavery in the French colonies. तो सबसे मोस्ट जो क्रांतिकारी सोशल रिफॉर्म करना था, सुधार लाना था समाज में जैकोबियन रिजीम में, वो स्लेवरी को ख़त्म करना था, ठीक है। सारी फ्रेंच कॉलोनीज़ में, जितने भी फ्रांस की कॉलोनीज थे, कॉलोनीज इन द कैरिबियन, मैर्टिनिक्वी एंड Guadeloupe and San Domingo were important suppliers of the commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee. ठीक है, जो ये कॉलोनीज थी ना, ये जैसे कैरिबियन हो गया, ये मार्टिन क्वी हो गया, गुइडालूप हो गया एंड सन डोमिंगो, यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें, यहाँ से क्या सप्लाई होती थी, टोबैको होता था, इंडिगो होता था, शुगर और कॉफ़ी। यहाँ पे क्या लगता था, स्लेव लगते थे। बट द रिलक्टेंस ऑफ द यूरोपियन टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंट एंड अनफेमिलियर लैंड मेंट अ शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशन। लेकिन जो ये कॉलोनीज थी, कॉलोनीज ऐसी जगह होती थी जिनके ऊपर अधिकार जमाया होता था इन लोगों ने, ठीक है। तो वहाँ पे यूरोप के जो लोग थे वो जाने से मना करते थे, क्योंकि ये दूर दूर जगह होती थी, जान पहचान नहीं होती थी, पता नहीं होता था। तो इस वजह से क्या हो जाता था कि यहाँ पे काम करने के लिए लोगों की कमी पड़ जाती थी। सो दिस वॉज मेट बाय अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप। तो ये जो ज़रूरत थी कि लेबर की ज़रूरत पूरी करने के लिए स्लेव ट्रेड शुरू हो गया। ट्रायंगुलर, देखो ट्रायंगल कैसा होता है, ऐसा होता है कि नहीं, सॉरी ऐसा होता है ना, ऐसा ट्रायंगल, फिर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ट्रायंगल 3 एंगल्स वाला शेप होता है, ठीक है। तो एक स्लेव ट्रेड स्टार्ट हो जाता है, किसके किसके बीच में, यूरोप में। मानो यूरोप हमारा यहाँ पे है, यूरोप, इसको काटो, यूरोप आ गया हमारा यहाँ पे, यूरोप, फिर अफ्रीका यहाँ पे, ठीक है, फिर अमेरिका यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये ट्रेड स्टार्ट हो जाता है ऐसे, तो बना ट्रायंगल, ट्रायंगुलर ट्रेड शुरू हो गया। The slaves trade began in the 17th century. French merchants sailed from the ports of Bordeaux or Nantes to the African coast, where they bought slaves from local chieftains. देखो ऐसा था कि जो स्लेव ट्रेड शुरू हो जाता है 17th सेंचुरी में, जहाँ पे फ्रांस के व्यापारी जो होते थे क्या करते थे, बोर्डॉक्स पोर्ट जो हैं या फिर नैंटी पोर्ट है अफ्रीका का, टू द अफ्रीकन कोस्ट, मतलब अफ्रीकन कोस्ट में, तो वहाँ वो क्या करते थे, स्लेव्स खरीदते थे, लोकल चीफ लोग होते थे वहाँ के, जो उनसे खरीदा करते थे। ब्रांडेड एंड शैकल्ड द स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स फॉर द 3 months लॉन्ग वॉयजेस अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरिबियन। तो ये 3 महीनों तक इनकी यात्रा रहती थी इन स्लेव्स की, बहुत ही टाइटली, बहुत ही तंग शिप्स में उनको डाल के भेज दिया जाता था अटलांटिक ओशन के थ्रू कैरिबियन तक, ठीक है। दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स, और वहाँ पे जाकर के कैरिबियन में जाके वो प्लांटेशन ओनर को बेच दिए जाते थे, ठीक है। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड टू यूरोपियन मार्केट फॉर शुगर। तो जो इनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, जो इनका शोषण होता था स्लेव्स का, जो स्लेव लेबर होती थी, इससे क्या मुमकिन हो पाता था कि यूरोप की जो मार्केट थी वहाँ पे शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो जैसी चीज़ें मिल जाती थी। पोर्ट सिटीज़ लाइक बोर्डॉक्स एंड नैंटीज owed their economic prosperity to the flourishing slave trade। तो यहाँ पे जो पोर्ट सिटीज़ थी, इनकी जो पूरी प्रॉस्पेरिटी, जो ये फल फूल रही थी, ये किसकी वजह से हो रहा था, ये स्लेव ट्रेड की वजह से हो रहा था, जो वो बंदूकों का जो व्यापार करते थे। Throughout the 18th century there was little criticism of slavery in France। 18वीं शताब्दी में ज़्यादा कोई भी अपोज नहीं करता था, कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं करता था स्लेवरी को, ठीक है, फ्रांस में। द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर द राइट ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज़। तो अब नेशनल असेंबली में ये डिबेट, वाद विवाद शुरू हो गया कि जो राइट है सारे नागरिक लोगों को जो हमने दिया है, जितने भी फ्रांस के हैं, वो उन्हीं को होना चाहिए या उन सबको भी है जो कॉलोनीज़ में रहते हैं, फ्रांस की जो कॉलोनीज़ हैं उन सबको भी होना चाहिए। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ। डिबेट्स तो किए लेकिन कोई भी कानून पास नहीं हुआ। फेयरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंडेड ऑन द स्लेव ट्रेड। तो डर किसका था नेशनल असेंबली को, कि जो बिजनेसमैन लोग थे वो लोग किसके ऊपर निर्भर थे, स्लेव के व्यापार के ऊपर ही थे, ठीक है। तो इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन विच इन 1794 लेजिस्लेटर टू फ्री ऑल स्लेव्स इन द फ्रेंच ओवरसीज पोजेशन। तो ये कन्वेंशन जब बनता है 1794 में, उन्होंने इसको कानूनी तौर पे कहा गया कि सभी लोग जितने भी फ्रांस की जितनी भी दूसरे देशों में, दूसरी जगहों पे जितनी भी टेरिटरीज़ हैं, जितनी भी उनकी अपने अंडर उन्होंने करी हुई हैं टेरिटरीज़, वहाँ पे सबको आज़ाद कर दिया जाए, स्वतंत्र कर दिया जाए। दिस हाउएवर टर्न्ड आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म मेजर्स 10 years लेटर। तो देखो ये हालांकि एक छोटा सा समय के लिए एक मेजर रहा, मतलब इम्प्रूवमेंट का। 10 साल बाद क्या होता है, नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी। नेपोलियन ने दोबारा से स्लेवरी को जारी कर दिया, शुरू कर दिया। प्लांटेशन
owners understood their freedom as including the right to enslave African Negroes। तो प्लांटेशन ओनर थे वो ये मानते थे कि जो स्वतंत्रता है, वो मानते थे, प्लांटेशन ओनर ये मानते थे कि वो उनकी फ्रीडम का, उनकी ये स्वतंत्रता का राइट है कि वो किसको गुलाम बनाएंगे, अफ्रीकन निग्रोज को। ठीक है, तो निग्रोज इन परसूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उनके अपने जो आर्थिक जो इंटरेस्ट हैं उसके लिए। स्लेवरी वॉज फाइनली अबॉलिश्ड इन फ्रांस कॉलोनीज इन 1848, लेकिन अंत में स्लेवरी का समापन कर दिया जाता है फ्रांस में, कॉलोनीज़ में। फ्रांस की जितनी भी कॉलोनीज़ थी, यानी जैसे हम ब्रिटिश कॉलोनी रहे ना, ऐसे ही फ्रांस के भी बहुत सारे देशों में कॉलोनीज़ रही हैं। तो 1848 में उन्होंने सब के यहाँ अपना जो है जो स्लेव सिस्टम है उसको ख़त्म कर दिया। अब निग्रोज होता क्या है? अ टर्म यूज फॉर द इंडिजिनियस पीपल ऑफ अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा। ये उन लोग इंडिजिनियस लोगों के लिए, यानी जो वहाँ के मूल निवासी हैं अफ्रीका के, जो साउथ सहारा में रहते हैं। इट इज़ अ डेरोगेटरी, एक मतलब ख़राब शब्द है, किसी को इंसल्टिंग वे में बताने का ये एक तरीका था। टर्म नॉट इन कॉमन यूज एनी लॉन्गर, अब इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। निग्रो एक अच्छा शब्द नहीं था, निग्रो काले लोगों को बोलते थे। वो इमेनिस्पेशन होता था एक्ट ऑफ फ्रीइंग, यानी कि स्वतंत्र कर देना किसी को। अब देखो द रेवोल्यूशन एंड एवरी डे लाइफ, जो क्रांति हुई और रोज़मर्रा का जीवन उसके साथ कैसा था। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वेयर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड। क्या कोई भी राजनीति जो है लोगों के कपड़े बदल सकती है जो पहनते हैं, जो क्या जो लैंग्वेज बोलते हैं क्या उसे बदल सकती है? तो या फिर वो जो बुक्स पढ़ते हैं उसको बदल सकती है? द ईयर्स फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सॉ मेनी सच चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, तो देखो जो 1789 के बाद का दौर है, बहुत सारे बदलाव देखे गए किसके जीवन में, औरतों के, आदमी के और बच्चों के, जो फ्रांस में रहते थे। द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट अपॉन देमसेल्व्स टू पास लॉज दैट would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice। जो लोग क्रांतिकारी गवर्नमेंट से जुड़े हुए थे उन्होंने कानून बनाए कि जो आइडियाज़ हैं स्वतंत्रता के, बराबरी के, और हर दिन की प्रैक्टिस में लाए जाएं। ठीक है, वन इम्पॉर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टिल इन द समर ऑफ 1789 वाज द एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कानून सामने आता है जब बेस्टिल को ख़त्म किया 1789 में, तो तब क्या है, सेंसरशिप पे रोक लगा दी, एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, इन द ओल्ड regime all written material and cultural activities, books, newspapers, plays could be published or performed only after they had been approved by the census of the king। ऐसा था कि जो पुराना रजीम था, सारे रिटन मटेरियल जो थे और कल्चरल जो जितनी भी एक्टिविटीज़ थी, चाहे वो बुक्स हैं, न्यूज़पेपर, प्ले, तो वो क्या होने लगे, तो पहले जो किंग थे उनकी परमिशन के बिना कुछ भी पब्लिश नहीं हुआ करता था ओल्ड रिजीम में। ठीक है, नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी अ नेचुरल राइट। तो जब जो डिक्लेरेशन हुआ था राइट ऑफ मैन और सिटीजन का, वहाँ पे उन्होंने कहा कि बोलना सबका हक है, स्वतंत्रता होनी चाहिए सबको, और ये नेचुरल राइट की कैटेगरी में आता है। न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, बुक्स एंड printed pictures flooded the towns of France from where they traveled rapidly into the countryside। पहले सब चीज़ें रुकी हुई थी क्योंकि इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकते थे वो लोग इतनी चीज़ों पे, ना ही प्रिंटिंग होती थी, ना पैम्पलेट बोल सकते थे, लिख सकते थे, न्यूज़पेपर, बुक्स कुछ भी नहीं लिख सकते थे, है ना, क्योंकि राजा की परमिशन चाहिए होती थी। अब ये सब मिलने के बाद वो लोग आज़ादी से काम कर रहे थे और बहुत सारी प्रिंटिंग बढ़ चुकी थी। अब क्या है, they all described and discussed the event and changes taking place in France। Freedom of the press also meant that opposing views of events could be expressed। Each side sought to convince and others of its position through the medium of print। देखो, अब फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब क्या था कि जो अपोजिंग व्यू होते थे वो बोले जा सकते थे, कि कोई चीज़ से आप खुश नहीं हो तो बोल सकते हो, और हर दो एक दूसरे को मनाना, एक दूसरे को तक बात पहुंचाना प्रिंटिंग के थ्रू होने लगा था। तो प्लेज होने लगे, यानी कि नाटक, ड्रामे, गाने और फेस्टिव प्रोसेशन अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इससे बहुत सारे लोगों को आकर्षित किया गया प्लेज के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू। दिस वॉज वन वे दे कुड ग्रास्प एंड आइडेंटिफाई द आइडियाज सच एज लिबर्टी और जस्टिस दैट पोलिटिकल फिलोसफर रोट अबाउट एट। तो ये एक तरीका था जिससे लोगों को लिबर्टी के बारे में समझाया जाए, चाहे वो गाना गा करके हो, चाहे वो नाटक के थ्रू हो प्रस्तुत करना। ठीक है, तो लोगों को बातें समझाने का तरीका हुआ करता था। तो अब क्या है, रोट अबाउट एट लेंथ इन टेक्स्ट विच ओनली अ हैंडफुल ऑफ एजुकेटेड पीपल कुड रीड। अब पढ़े लिखे लोग ही तो बुक्स पढ़ सकते थे, ज़्यादा लोगों को तो पता ही नहीं होता था इसके बारे में। तो अब वो बात सारी पहुंचाने का तरीका ये सब तरीके से किया जाने लगा। ठीक है, कंक्लूजन क्या है हमारे पास,
इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट राजा बन जाते हैं फ्रांस के। ही सेट आउट टू कंक्वर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, डिस्पोजेसिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम वेयर ही प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। तो उन्होंने क्या किया, अपने आसपास की सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या करना शुरू कर दिया, जीतना शुरू कर दिया और अपने वहाँ पे अपने फैमिली मेम्बर्स को राजा के तौर पे स्टैब्लिश करने की कोशिश करी। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। वो खुद को मानते थे कि वो यूरोप का क्या है, मॉडर्नाइज कर रहे हैं, यानी कि उसको आधुनिककरण कर रहे हैं यूरोप का। ही इंट्रोड्यूस मेनी लॉज, उन्हें बहुत सारे कानून बनाए, सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। तो प्रॉपर्टी के राइट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। एक जैसे ही वेट्स, यानी कि अगर 1 किलो यहाँ पे 1 किलो में जितने ग्राम आएंगे उतने ही ग्राम किसी दूसरी कंट्री में भी आएंगे, ठीक है। तो उस तरह से उन्होंने यूनिफॉर्म वेट का भी शुरू किया और डेसिमल सिस्टम शुरू किया, मतलब डेसिमल सिस्टम के साथ वेट सिस्टम को जोड़ा। इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। शुरुआत में लोगों को लगा कि ये जो नेपोलियन है ये यूरोप को क्या करेंगे, लिबरेट करेंगे और लोगों की स्वतंत्रता को लाएंगे। बट सुन द नेपोलियनिक आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्सेज। बट बहुत ही जल्द हर जगह जो नेपोलियन की आर्मी थी उसे क्या माना जाने लगा कि वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमले करते हैं, हमले करने वाली आर्मीज़ हैं, लोगों के ऊपर जहाँ देखो वहाँ हमला किया जा रहा है। ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। तो अंत में उनका जो हार होती है वाटरलू की युद्ध में 1815 में। मेनी ऑफ हिज मेजर्स दैट कैरीड द रेवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉज टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप हैड एन इम्पैक्ट ऑन पीपल लॉन्ग आफ्टर नेपोलियन हैड लेफ्ट। तो जितने भी नेपोलियन के आइडियाज़ थे, जो सोच थी, विचार थे, जो कानून थे, वो काफ़ी समय तक नेपोलियन की डेथ के बाद भी चलते रहे। द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब सबसे ज़्यादा हमें जो महत्वपूर्ण फ्रांस के रेवोल्यूशन से चीज़ें मिली वो क्या थी, वो था लिबर्टी का आइडिया, डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में जो आइडिया मिले वो सब। दीज स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ये फ्रांस से पूरे यूरोप में लगभग 19th सेंचुरी में फैलते गए। वेयर फ्यूडल सिस्टम, जहाँ पे भी फ्यूडल सिस्टम था वहाँ एबॉलिश कर दिए गए थे, ठीक है। कॉलोनाइज्ड पीपल्स रिवर्क्ड द आइडियाज ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेजेस इनटू देयर मूवमेंट टू क्रिएट अ सॉवरेन नेशन स्टेट। जो सारे देश थे जिनमें कॉलोनीज बनी थी वो दोबारा फ्रीडम आइडिया फ्रीडम शुरू हुआ वहाँ पे और उन्हें आज़ाद कर दिया गया, उनके जो बॉन्डेज थे, जो उनके ऊपर नियंत्रण था उससे, और उन्हें अपने देश स्वतंत्र बनाने का हक दे दिया गया। टीपू सुल्तान एंड राम मोहन रॉय आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल्स हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम रेवोल्यूशनरी फ्रांस। तो टीपू सुल्तान हमारे देश के राजा थे उस समय, तो वो और उनके साथ जो हैं राजा राम मोहन रॉय हमारे देश के रिफॉर्मर थे उस समय। उन्होंने फ्रांस के इन आइडियाज़ को, लोगों को स्वतंत्र करने के आइडियाज़ को काफ़ी ज़्यादा सराहा और वो मानते थे इन आइडियाज़ को। अब देखो हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो चैप्टर हमने समाप्त कर लिया है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में इसी चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।